हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज नॉट अपॉइंटेड टू द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स बाय राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़। तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन है? जगदीप धनखड़ जी। ये हमारे क्या है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही चेयरमैन बनते हैं राज्यसभा के। वाइस करेक्ट। और इन्हीं के द्वारा भी वाइस चेयरपर्सन की यहाँ पर एक पैनल अपॉइंट किया गया है, जो कि 8 लोगों का है, जिसमें से 50-50 रेशो रहेगा। ये याद रखेंगे, मैन एंड वीमेन पार्टिसिपेशन का मतलब 4 और 4 यहाँ पे लोग अपॉइंट किए गए। अगर मैं पूछूं 4 वो वीमेन कौन सी हैं जो अपॉइंट की गई, उनमें से कौन सी नहीं रहेंगी, तो यहाँ पे एक 5th ऑप्शन और ऐड करेंगे, फौजिया खान। राइट। तो सिर्फ यहाँ याद रखेंगे कर्नम मल्लेश्वरी ऐसी हैं इन चारों में से जिनको अपॉइंट नहीं किया गया है। एंड अगर मैं पीटी उषा की बात करूँ तो ये फर्स्ट एमपी जो नॉमिनेट की गई, फर्स्ट नॉमिनेटेड एमपी इन राज्यसभा जिनको नॉमिनेट किया गया है टू द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स। करेक्ट, मार्क करेंगे इसको। तो सुलाता दियो, पीटी उषा, फैंगोम कॉन्यैक एंड फौजिया खान ये अपॉइंट की गई। ये वो 4 वीमेन हैं जो कि अभी अपॉइंट की गई टू द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स बाय राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू श्रीलंकन प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघेज विजिट टू इंडिया इन जुलाई। तो जब ये इन्होंने विजिट किया इंडिया में, तो कुछ यहाँ पर एमओयू साइन हुए। राइट। इवन जो इनकी ये विजिट थी ना, ये 75th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने की थी ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है। फिर यहीं पे याद रखेंगे, इंडिया एंड श्रीलंका इन्होंने अडॉप्ट किया एक विजन जो था प्रमोटिंग कनेक्टिविटी, कैटेलाइजिंग प्रॉस्पेरिटी। तो राइट, सबसे पहला ऑप्शन तो ठीक हो गया। दूसरा, फिर इन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ कि श्रीलंका में हमें 70% तक एक रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करनी है, और उसके लिए ये एमओयू साइन किया गया था। करेक्ट। एंड 2030 तक हमें ये टारगेट अचीव करना है ऑफ 70% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर ठीक आ जाता है। तीसरा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड श्रीलंका के प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे के द्वारा एक साइन किया गया नेटवर्क टू नेटवर्क एग्रीमेंट ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ यूपीआई इन श्रीलंका, जो इंक्रीज कर देगा इन फिनटेक कनेक्टिविटी। राइट। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर ठीक रहेगा। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कोरियन ओपन हेल्ड इन जुलाई 2023। तो अभी कोरियन ओपन हुआ था
पूछा जा रहा है आपको इनमें से। तो देखिए यहाँ पे हमें याद रखना है मैन सिंगल टाइटल किन्होंने जीता, वीमेन सिंगल टाइटल किन्होंने जीता एंड मेंस डबल टाइटल किन्होंने जीता। तो यहाँ पे याद रखेंगे एंडरसन एंटोनसन, राइट, ये डेनमार्क के हैं और इन्होंने अभी मैन सिंगल टाइटल जीत लिया है। फिर एनसी यंग, ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं और इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीत लिया। तो ऑप्शन ए, बी, सी और सी भी ठीक है कि यहाँ पे स्वास्तिक साईराज रानिक रेड्डी एंड चिराग सेठी, इनके द्वारा यहाँ पे मेंस डबल टाइटल जीता गया, करेक्ट। और हम इसकी बात करें कोरियन ओपन की, एंड ये जो स्पोर्ट है कोरियन ओपन की स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये बैडमिंटन से। ये क्वेश्चन भी आ जाता है और ईजी क्वेश्चन है बट हम इनको इग्नोर करके चलते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया टू सेट द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ डैश ऑन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, जो ईपीएफ होता है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा यहाँ पर कुछ रेट दिया जाता है सरकारी कर्मचारी होते हैं जो उनके ईपीएफ पर, राइट। तो पहले जो रेट था वो था 8.1% का, करेक्ट। अब उसको बढ़ा दिया गया 0.05% से, जो कि हो गया 8.15%। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 8.1%, ठीक है, 8.15%, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 8th एंड 9th एडिशन ऑफ द नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स। इसके अंडर याद रखेंगे रेडियो माइंट्री नाम, रेडियो एसडीए मुजफ्फरनगर यूपी में, रेडियो हीराखंड ये आपका संबलपुर उड़ीसा में, करेक्ट, एंड रेडियो माइंट्री अंबाला हरियाणा में। इनके द्वारा जीता गया फर्स्ट प्राइज फॉर द होप ऑफ जीने की राह इन द थीमेटिक अवार्ड्स। देन इन रेडियो एसडी के द्वारा, ये तीनों सही हैं, रेडियो एसडी के द्वारा जीता गया मोस्ट इनोवेटिव कम्युनिटी अवार्ड इन द एंगेजमेंट अवार्ड फॉर द हिजरा बिटवीन द प्रोग्राम। एंड जो तीसरा है वो है रेडियो हीराखंड संबलपुर उड़ीसा का, इन्होंने सस्टेनेबिलिटी मॉडल अवार्ड्स को जीता। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पूछूं अभी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ हुई थी 19 जुलाई को, तो ये गोवा में हुई थी। फिर अगर पूछा जाए आयुष हेल्थ सर्विसेज एंड रिसर्च फैसिलिटी ये कहाँ पे इनॉग्रेट की गई, तो गोवा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया गोवा में। फिर अभी किन्होंने 4th रनवे एंड एलिवेटेड टैक्सीवे को अनवेल किया, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, कहाँ पर, दिल्ली में, करेक्ट। फिर पहला इंटरनेशनल ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट किसके द्वारा बनाया जा रहा है, अडानी के द्वारा, और 100% एनर्जी यहाँ से कहाँ सप्लाई की जाएगी, बांग्लादेश में। देन हरेला फेस्टिवल कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है, उत्तराखंड में, करेक्ट। आपदा राहत कोष ये कहाँ पे लॉन्च की गई, ये एक वेबसाइट है आपदा राहत कोष, तो हिमाचल प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया था। ग्लोबल इंडिया मैरीटाइम समिट ये कहाँ पर हुई थी, ये किसके द्वारा इनॉग्रेट कराई गई थी, सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा इनॉग्रेट कराई गई थी। देन एनुअल बोनालू फेस्टिवल कहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है, हैदराबाद में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, फिर अगर आपसे पूछा जाए ज़रा बताओ अभी इंडिया एंड यूएई ने एक एमओयू साइन किया फॉर प्लानिंग टू इस्टेब्लिश कौन से आईआईटी का कैंपस, आईआईटी दिल्ली का कैंपस, ठीक। फिर छाचिन ग्रीजिंग ये एक फेस्टिवल है, कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। कॉमिकॉन इंडिया अनाउंसेस फर्स्ट एडिशन कहाँ पर, चेन्नई में होगा, याद रखेंगे कॉमिकॉन इंडिया का पहला एडिशन चेन्नई में होगा। फिर अभी सेकेंड एडिशन ऑफ सेमिकॉन इंडिया कहाँ पर हुआ था, ये गुजरात में हुआ था। फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था सेमिकॉन इंडिया का, वो बेंगलोर कर्नाटका में हुआ था। फिर अगर मैं बात करूँ अभी किस स्टेट ने 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स को होस्ट करेगी 2024 में, मतलब 69th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का कौन होस्ट करेगी, वो है गुजरात स्टेट, ठीक। नेक्स्ट, इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलके अभी, या फिर मैं बता देता हूँ, श्रीलंका के साथ मिलके एक एमओयू साइन किया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, ठीक। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ G20 कंट्रीज कहाँ मिली, आई रिपीट G20 कंट्रीज के जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स हैं वो कहाँ मिले, मध्य प्रदेश में। देन इंडिया ने किस कंट्री के साथ टाई अप किया ताकि एक रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को डेवलप किया जा सके, तो इंडिया ने जापान के साथ ये टाई अप करा है, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रहेगी, वो है 80th, टॉप किसने किया, सिंगापुर ने। फिर वो कौन सी स्टेट है लार्जेस्ट रेप्टाइल सेंचुरी की टू इम्पोर्ट घड़ियाल्स फ्रॉम इंडिया, तो वो किसने, यूएसए ने, याद रखेंगे यूएसए की लार्जेस्ट रेप्टाइल सेंचुरी इंपोर्ट करेगी घड़ियाल्स को फ्रॉम इंडिया से। किस कंट्री ने अभी ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है, वो है अल्जीरिया, राइट, अल्जीरिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है।
फिर कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा फास्ट मोबाइल इंटरनेट है, वो था यूएई में। सबसे फास्ट मोबाइल इंटरनेट कहाँ मिलता है, यूएई में। फिर यूके में अभी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी फैक्ट्री को डेवलप किया जा रहा है, किसके द्वारा, टाटा के द्वारा यूके में किया जा रहा है, और 4 बिलियन पाउंड्स यहाँ पर खर्च करके इसको बनाया जाएगा, राइट। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की कितनी ग्रोथ प्रोजेक्ट की है, 6.4% की ग्रोथ प्रोजेक्ट करी। देन वर्ल्ड का फर्स्ट जनरेटिव एआई टूल इंश्योरेंस सेक्टर के लिए जो लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या रहेगा, वो है सिंप्लीफाई। फिर इंडिया का पहला हेल्थ इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया, फोन पे के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, विच कंट्रीज बैंक हैज रिसेंटली ज्वाइंड ICCR, जो कि है इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, अ परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो अभी इसको किसने ज्वाइन किया, तो वर्ल्ड बैंक ने अभी अप्रूव कर दिया ज्वाइनिंग ऑफ बैंक ऑफ इजराइल टू ICCR। अगर मैं ICCR की बात करूं, ये बना कब था, तो ये 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था। वर्ल्ड बैंक एंड ब्यूरो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, इन दोनों के द्वारा मिलकर 2009 में आपका ये ICCR को बनाया गया था, करेक्ट। नेक्स्ट, डैश बैंक टॉप द लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स विद हाईएस्ट लैंडिंग। तो याद रखेंगे, अभी कैनरा बैंक ने यहाँ पर टॉप किया है, एंड टोटल लैंडिंग का 45% जो शेयर आता है वो कैनरा बैंक के पास आता है, राइट, कि इन्होंने इतना शेयर यहाँ पे लैंड करा हुआ है। अगर वैल्यू देखें 187,813 करोड़ रुपीज़ की इन्होंने लैंडिंग करी है टू वेरियस कॉर्पोरेशंस एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, एंड ये 5th टाइम यहाँ पर, याद रखेंगे 5th कॉन्जिक्यूटिव टाइम इन्होंने यहाँ पर टॉप किया है, करेक्ट। चलिए, फिर याद रखेंगे तमिलनाडु में वो स्टेट है जिन्होंने सबसे ज़्यादा लैंडिंग ली है, या फिर लैंडिंग करी है सबसे ज़्यादा, मतलब ली नहीं है, करी गई है इनके द्वारा, इन्होंने सबसे ज़्यादा लोन ले रखा है, एक सिंपल सेंस में बोले, कितना, 7.54 लाख करोड़ का। फिर दूसरी पोजीशन पे आ जाता है यूपी, इन्होंने कितना लिया हुआ है, 7.1 लाख करोड़ का। नेक्स्ट, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन देयर जुलाई 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट नियर टर्म रेजिलियंस परसिस्टेंट चैलेंजेस, इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया डैश कितने % से यहाँ पर ग्रो करेगा। तो IMF के द्वारा हम जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है, एंड इसमें इन्होंने कितने 6.1% का यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ग्रोथ दिखाया, देखने की बात की गई है इन 2023। अगर मैं 2022 की बात करूँ तो इंडिया ने कितने % से, 7.2% से ग्रो किया, और अगर 2024 की बात करूँ तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि इंडिया ग्रो करेगा बाय 6.3%, और 2023 के लिए करंट टाइम के लिए 6.1% से यहाँ पे ग्रो करने की बात की गई, राइट। नेक्स्ट आ जाता है, हु हैज़ बीन रिसेंटली गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NAFED। NAFED का जो अभी रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर का एडिशनल चार्ज दिया गया, किनको दिया गया, वो है रितेश चौहान को। ये 2005 के IAS ऑफिसर हैं ऑफ हिमाचल प्रदेश कैडर, और इनको अभी एडिशनल चार्ज दिया गया ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NAFED। एज ऑफ नाउ ये CEO हैं, करंटली इनकी पोजीशन क्या है, ये CEO हैं किसके, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के, राइट। एंड इनको जो ये एडिशनल चार्ज दिया गया है, ये 3 महीने के लिए यहाँ पे एडिशनल चार्ज दिया गया है, करेक्ट। नेक्स्ट, नेम द इंडियन टेनिस प्लेयर जिन्होंने अभी मैन सिंगल टाइटल जीत लिया ऑफ द टेम्परे ओपन बाय डिफीटिंग डेलिबोर स्क्रिविना ऑफ चेक रिपब्लिक इन टेम्परे फिनलैंड। तो याद रखेंगे अभी कौन है वो व्यक्ति जिन्होंने टेम्परे ओपन 2023 को जीत लिया है, वो है सुमित नागपाल, राइट। ये इंडियन टेनिस प्लेयर है, इन्होंने टेम्परे ओपन को जीत लिया है, चेक रिपब्लिक के प्लेयर को फाइनल में हरा के, एंड कौन रहा है विजेता मैन सिंगल टाइटल का, वो है सुमित नागपाल, करेक्ट। अगर पूछा जाए कौन सा एडिशन था, तो ये 41st एडिशन था टेम्परे ओपन का, जो भी फिनलैंड में हुआ था। 17 जुलाई से लेके 23 जुलाई तक ये इवेंट हुआ था। नेक्स्ट, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने 3 टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, येस्टेक, विंड्स पोर्टल, एड जो कि है सहायक मोबाइल ऐप अंडर द डैश स्कीम, एंड रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो कौन है वो कौन सी स्कीम के अंडर ये लॉन्च किया गया। देखो बेसिकली ये जो 3 इनिशिएटिव है ना, इनका काम क्या रहेगा, फार्मर्स को हेल्प करना, राइट। फार्मर्स को एक तो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना कि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, या फिर मान लो हैवी बारिश हो गई क्लाइमेट चेंज की वजह से, या क्लाइमेट चेंज की वजह से सूखा भी पड़ जाता है, तो जो क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होंगी उसके यहाँ पर पैसे किनको मिल जाएंगे, इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे फार्मर्स को, ताकि उनकी
पैसे उनको अगली फसल के लिए मिल सके, राइट। पहली चीज़ तो ये। दूसरा फिर यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट होंगी, उनको विंड्स पोर्टल हो गया, येस टेक हो गया, इनके थ्रू हम देखेंगे कहीं ना कहीं जो विंड्स हैं, जो वेदर है, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी एडवांस में। फिर एक्यूरेट वेदर डाटा, ईल्ड एस्टिमेट, करेक्ट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी 2 साल के लिए, वो 3 साल के लिए, जो कि है 2023 से 2025 तक। तो करेक्ट। एंड किस स्कीम के अंडर NRWBCIS के अंदर इसको लॉन्च किया गया था? तो वो है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्योंकि यही तो ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट, डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी जो पार्ट बनी वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम के। ये वो फोरम होता है जो कि अपनी सिटीज़ के कल्चर को मेंटेन करता है। एक दूसरी सिटीज़ में कल्चर्स को कैसे मेंटेन किया जा रहा है, क्या क्या प्रोसेसेस को अडॉप्ट किया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें लाई जा रही हैं, क्या क्या नए नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, उन सबको एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयरिंग से स्टडी करते हैं एंड अपने एरिया के कल्चर को मेंटेन करने की बात करते हैं। तो अभी जो इंडिया की पहली फर्स्ट इंडियन सिटी एंड वर्ल्ड की 41st सिटी बनी वो है बैंगलोर, और ये कहाँ पर है? कैपिटल सिटी किसकी है? कर्नाटका की। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड SBNRE Eve Plus, a unique NR सेविंग बैंक अकाउंट स्कीम फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियन वीमेन। NRI वीमेंस के लिए ये लॉन्च किया गया है। ये एक सेविंग बैंक अकाउंट रहेगा, इसका नाम रहेगा NRE Eve Plus, ठीक है। एंड ये लॉन्च कब किया गया था और किसके द्वारा? फेडरल बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग एन इवेंट जो दुबई में हुआ था। नर्सेज डे आउट ये इवेंट था जिसके दौरान इसको लॉन्च किया गया था, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, डैश बिकेम द इंडियाज 83rd चेस ग्रैंड मास्टर बाय अर्निंग हिज 3rd ग्रैंड नॉम इन द 9th राउंड ऑफ बील चेस फेस्टिवल मास्टर टूर्नामेंट जो कि स्विट्जरलैंड में हुआ, करेक्ट। तो कौन से बने हैं वो 83rd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? वो हैं आदित्य S सावंत, करेक्ट। 17 साल के हैं ये। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, करेक्ट। एंड ये 83rd ग्रैंड मास्टर बने अभी इंडिया के। मूविंग ऑन, इन द 3rd राउंड ऑफ द फॉरेन ऑफिसर्स कंसल्टेशन बिटवीन इंडिया एंड डैश कंट्री इन जुलाई 5 MOU साइन किए गए थे 5 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स के लिए। यहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ केयर, राइट, फिर टेक्नोलॉजी, क्लीन वाटर, ये सारी फैसिलिटी में यहाँ पर 5 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट साइन किए गए। और ये 3rd राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस थी या मीटिंग थी फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस के बीच इंडिया एंड लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, करेक्ट। और ये 5 क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स हैं कि ये प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जिससे एकदम इमीडिएट रिलीफ लोगों को यहाँ पर मिल सके। नेक्स्ट, टेल मी where did 3rd edition of the G20 cultural group working meeting concluded? It concluded in Hampi, right? Research affiliate program, this was named Eklavya. And which university launched it? It was launched by National Law University. Operation Border Sword. This Operation Border Sword was held between which two countries? India and USA. Border Sword, remember this, correct. Then India along with which country will be settling their transaction in rupees? Which is it? It is your India and Bangladesh, correct. Here India and Bangladesh, they will be settling their amount in Indian currency, that is rupees. Then Odisha government has approved the inclusion of which language in the 8th schedule? And we know these 8 schedule, they are related to language, correct. And recently it was your Kuil language and it was approved by Odisha government, right. Then recently IFSCA, they signed a climate policy initiative, right. And sorry, IFSCA and climate policy initiative, they together signed a memorandum of understanding, and this was basically for the sustainable financing and shifting towards your green energy, renewable sources of energy, and following your sustainable development goals. Next, also tell me Tamil Nadu's first flying training organization. Tamil Nadu's first flying training organization has been set up, right. And it is which edition of India? It is the 36th such flying
training organization that was set up in Tamil Nadu. नेक्स्ट है नेम द न्यू टर्म इंश्योरेंस प्लान जो कि लॉन्च किया गया था LIC के द्वारा टू ऑफर लाइफ कवर विद प्रीमियम रिटर्न। कौन सा रहेगा, क्या नाम है उसका, वो है आपका जीवन किरण, राइट। जीवन किरण आपका ये नाम है जो कि एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है, टर्म एश्योरेंस प्लान है, करेक्ट। यहाँ पर आपका लाइफ कवर भी होगा एंड यहाँ पर आपके रिटर्न्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जीवन किरण LIC के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये एक इंडिविजुअल सेविंग एंड लाइफ इंश्योरेंस प्लान रहेगा, करेक्ट। नेक्स्ट SBI इको रैप, SBI के द्वारा हम जानते हैं ये इको रैप रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है, करेक्ट। एंड ये 27 जुलाई को रिलीज़ की गई थी एंड यहाँ पर बताया गया कि इंडिया इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय विच ईयर। तो अकॉर्डिंग टू SBI's इको रैप रिपोर्ट 2027 में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बन जाएगा, राइट। वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इकोनॉमी वाइज बन जाएगा। एज ऑफ नाउ अभी 2023 में इंडिया की क्या पोजीशन है, 5th पोजीशन पे है। 2027 में USA टॉप पर, फिर चाइना एंड फिर इंडिया, करेक्ट। फिर अगर ये रिपोर्ट सही रहती है तो इंडिया को यहाँ पर एक्सपेक्टेड टू ग्रो मोर देन 8% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024। फिर यहीं पे इन्होंने बताया कि जो महाराष्ट्र है एंड उत्तर प्रदेश हैं दे आर ऑन ट्रैक टू बिकम $500 बिलियन इकोनॉमी। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर बोला गया कि एक और डाटा रिलीज़ किया गया कि 2070 तक इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इन द वर्ल्ड और टॉप पर होगी चाइना, सेकेंड पे इंडिया एंड थर्ड पे USA। दैट मीन्स इंडिया सरपास कर जाएगा USA को टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट in which state the 4th Environment and Climate Sustainability Working Group and Environment and Climate Ministers meeting was held in July। तो किस स्टेट में हुआ था, तो याद रखेंगे ये तमिलनाडु में हुई थी अभी, जहाँ पर ये 3 डे लॉन्ग इवेंट था। 300 से भी ज़्यादा डेलीगेशन ने फ्रॉम G20 मेंबर ग्रुप्स यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे G20 मेंबर्स ने यहाँ पर एक चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स फॉर अ सस्टेनेबल रेजिलियंट ब्लू ओशन बेस्ड इकोनॉमी, इसको यहाँ पर अडॉप्ट किया कि हमें सर्कुलर इकोनॉमी को फॉलो करना चाहिए, करेक्ट। एंड जो हमारी ओशन बेस्ड इकोनॉमी है उसको प्रिजर्व करके, इवन अगर आपको याद हो तो हम काफ़ी टाइम से पढ़ते भी आ रहे हैं कि जो मरीन सेक्टर से हम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं उसको भी हमें रोक लगाना है, उसको भी ख़त्म करना है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू गुजरात एंड राजस्थान। तो देखो अभी याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में विजिट किया एंड रिलीज द 10th इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जहाँ पे 10,000 करोड़ रुपीस को डिस्पर्स किया गया टू मोर देन 11.5 करोड़ फार्मर्स। तो सबसे पहली चीज़ ये याद रखेंगे, ये तो एक तो 10th इंस्टॉलमेंट नहीं थी, ये 14th इंस्टॉलमेंट थी। 10,000 करोड़ नहीं थे, 17,000 करोड़ रुपए यहाँ पे डिस्पर्स किए गए हैं एंड 11.5 नहीं 8.5 करोड़ फार्मर्स को यहाँ पर ये अमाउंट डिस्पर्स किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट। सेकेंड, PM मोदी इनॉग्रेटेड 5 मेडिकल कॉलेजेस एट चित्तौड़गढ़, जो है कहाँ पर है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में, ढोलपुर, सिरोही, सीकर एंड श्री गंगानगर। तो ये भी ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाता है, करेक्ट। तो ऑप्शन ए तो यहाँ सॉरी गलत था क्योंकि हमने करेक्ट किया ना, राइट। तो ऑप्शन बी ठीक, NC आ जाता है। PM मोदी इन्होंने इनॉग्रेट किया गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो कि है हिरासर ग्रीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट। हिरासर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहेगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कि आपका हिरासर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, फिर कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है एंड ये गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट, विच कंट्रीज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT टू शेयर इंडिया स्टैक। अब देखो ये इंडिया स्टैक क्या हो जाता है, ये आपका है UPI, आधार, राइट, E-साइन एंड फिर आपका डिजी लॉकर। ये चीज़ें क्या हैं, ये वो सेटअप हैं जिससे इंडिया की पॉपुलेशन को इंडिया की गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे से हैंडल करा है। दो हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे में जो ये चीज़ें लॉन्च करी गई क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में UPI बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड इंडिया की सारी पॉपुलेशन को अच्छे से कैटर कर रहा है। देन आधार कार्ड से हम सबका डाटा हमने सिक्योर किया, सबको एक आइडेंटिटी कार्ड दिया, एक आइडेंटिटी नंबर दिया, जिससे वो वेरियस फील्ड में उनकी पहचान हो जाती है, करेक्ट। E-साइन हो गया, फिर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को सेव रखने के लिए डिजी लॉकर था। तो सिमिलर टाइप ऑफ इंडियन स्टैक को अडॉप्ट करने की बात की गई, जिसके लिए एक MOU साइन किया गया। किस कंट्री ने, पेपुआ न्यू गिनिया की MICT ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने, किसके साथ, इंडिया की MEITY के साथ।
नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली इंक्लूडेड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स अंडर शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। तो वो है एनएच बैंक, राइट। नोंगह्यूम बैंक ये साउथ कोरिया का बैंक है, करेक्ट। एंड रिसेंटली इसको शेड्यूल बैंक्स की लिस्ट में ऐड कर लिया गया है ऑफ द शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। तो ये एनएच बैंक रहेगा। फिर इसी के साथ याद रखेंगे जो एनएच बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था एंड सियोल साउथ कोरिया में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडिंग कमेटी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, जो कि है SCES। अभी इसको रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, SCOS के द्वारा, जो कि है स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स, राइट। एंड ये लॉन्च किया गया टू रिव्यू द फ्रेमवर्क एंड द रिजल्ट्स ऑफ सर्वेज जो कंडक्ट कराए गए NSO के द्वारा। फिर क्वेश्चन आ रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ दिस न्यू कमेटी जो फॉर्म की गई है SCOS। तो कौन बने हैं नए चेयरमैन यहाँ पर, वो हैं आपके प्रणब सेन, करेक्ट। याद रखेंगे ये पहले चीफ स्टैटिस्टियन है एंड फॉर्मर चेयरमैन है ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, जिनको नेम किया गया है चेयरमैन ऑफ SCOS। SCOS में 10 ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, राइट, 4 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे और इस पैनल पे टोटल ऑफ 16 मेंबर्स हो सकते हैं, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू फ्रांस। तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया फ्रांस एंड ये पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन गए टू हैव बीन कन्फर्ड विद द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। एंड याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पूछा जाएगा कि वो कौन से व्यक्ति हैं जिनको अभी रिसेंटली ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जो कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन एंड मिलिट्री ऑनर रहेगा। तो वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इनडायरेक्ट वाइस वर्सा भी क्वेश्चन आ जाएगा कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो ये ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, राइट। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा इनको ये अवार्ड से प्रेजेंट किया गया था। सो ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो जाता है। सेकंड पे आते हैं, सेकंड ऑप्शन है इंडिया एंड फ्रांस इन्होंने अग्री किया टू अडॉप्ट अ रोड मैप टू सेट द कोर्स फॉर द बायलैटरल रिलेशनशिप ऑफ अप टू 2047। तो ऑप्शन बी भी ठीक। सी, मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इन्होंने एक MOU साइन किया नेवल ग्रुप फ्रांस के साथ टू कोलैबोरेट इन द फील्ड ऑफ सरफेस शिप्स दैट केटर्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल नेवल फोर्सेस। तो जो मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है ये नहीं है, इनकी जगह क्या था आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSE के द्वारा ये MOU साइन किया गया विद नेवल ग्रुप फ्रांस। तो ऑप्शन सी भी ठीक रहेगा। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली कमीशनड इंडियाज फर्स्ट ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट टू बांग्लादेश फ्रॉम अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट इन गोड्डा झारखंड। ये देखो आपका ये फर्स्ट ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट है ना, इसका क्या है मेन रीज़न क्या है ये कि 100% इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पे और जो पावर जनरेट की जाएगी ना उसको बांग्लादेश डिलीवर कर दिया जाएगा, राइट। कौन से प्लांट से, जो ये आपका USCTPP प्लांट है, कहाँ पर है, गोड्डा झारखंड में, राइट। और ये किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, अडानी ग्रुप के द्वारा इसको सेटअप किया गया है। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड देयर सपोर्ट फॉर इंडियाज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विद अ सब्सटेंशियल लोन ऑफ अप टू 1 बिलियन यूरो टू बूस्ट ग्रीन हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। आई रिपीट, किस बैंक ने, वो है आपका यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, करेक्ट। इन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के सपोर्ट के लिए, जहां पर 1 बिलियन यूरो की इन्वेस्टमेंट की इन्होंने बात करी कि इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एंड ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए हम 1 बिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू अबू धाबी UAE। तो याद रखेंगे इनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करें तो ऑप्शन ए, हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की विजिट टू अबू धाबी, करेक्ट। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, ड्यूरिंग द विजिट RBI एंड सेंट्रल बैंक ऑफ UAE इनके द्वारा 2 MOU साइन किए गए फॉर एस्टैब्लिशिंग अ फ्रेमवर्क टू प्रमोट द यूज ऑफ लोकल करेंसीज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस एंड कॉर्पोरेशन फॉर इंटरलिंकिंग देयर पेमेंट्स एंड मैसेजिंग सिस्टम। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। सेकंड पे आते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास इन्होंने एक MOU साइन किया अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज के साथ एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Next is, recently which state is aiming to become $1 trillion economy by 2028 or which state of India? It is Maharashtra.
right? Maharashtra is aiming to become a $1 trillion economy by 2028, and India is projecting that they will become third, or India is projecting that we will become third largest economy in the world, correct, by 2027. And this is important. On top, USA, followed by China, and India on the third position. There was another report that suggested and that estimated that by the year 2070 we will become second largest GDP in the world, correct, and on the top will be China. Next thing, remember, to achieve the target of becoming third largest economy in the world by 2027, we need to achieve a growth rate of 6.3% every single year to have this data, correct. And another report also suggested that by the year 2047, India is aiming to become a developed nation, and for that they need to achieve 6.7% of GDP growth rate every year, every single year till 2047 to achieve the rate, or achieve the title of a developed nation, because currently we are a developing nation. Next, recently, which country has banned mobile phones from their classroom? It is your Netherlands. And India, they are already not allowed, but in some countries they were allowed, and from them Netherlands has recently banned these mobile phones from the classroom. Then, third edition of the World Hindu Conference, where was this held? It was held in Bangkok. Third World Hindu Conference, right? Then a corporate operating system by the name Open Clin. This Open Clin is the name of the operating system, and it was launched by which country? It was launched by China, correct. Open Clin. And in last, tell me, if I ask you, which state has topped among the bigger states in the grievance redressal index? In this grievance redressal index, in the top states, it is UP that has secured the top position, and if we are considering small states also, then it is Sikkim that has topped this, करेक्ट. तो क्या ये आईआईटी मद्रास है? नहीं, बिल्कुल नहीं. ये क्या है? आईआईटी दिल्ली. आईआईटी दिल्ली ने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ यूएई की डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज के साथ ये एमओयू साइन किया, ताकि आईआईटी दिल्ली अपना एक कैंपस, इंटरनेशनल कैंपस सेटअप कर सके अबू धाबी में. एंड ऑप्शन सी पे आते हैं, तो ऑप्शन बी तो गलत हो गया. ऑप्शन सी, अहेड ऑफ एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन इंडियाज Indian Oil Corporation Limited to import liquefied natural gas from UAE's Abu Dhabi gas liquefaction and Total Energies of France on a long term basis. तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, राइट. नेक्स्ट, in July, Dash became the first European nation to join comprehensive and progressive agreement for Trans-Pacific Partnership. तो कौन सी है? वो है यूनाइटेड किंगडम, यूके, राइट. यूके ने साइन किया एक डील टू ज्वाइन द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जो कि एक मेजर एशिया पैसिफिक ट्रेडिंग ब्लॉक है इन न्यूजीलैंड, एंड इट बिकेम द फर्स्ट न्यू मेंबर एंड द फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू ज्वाइन सिंस इट वाज फॉर्म्ड इन 2018. फिर इसी के साथ साथ जो ये आपका ट्रेडिंग ब्लॉक है ना, अगर हम इसकी टोटल जीडीपी की बात करें तो $15.7 ट्रिलियन की इनकी जीडीपी निकल के आती है, जो कि 15% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी का रहेगा, राइट. नेक्स्ट, इन जुलाई केवी ओमन चैंडी जी, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे केरला के, इनका निधन हो गया है. ये 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं केरला के, 2004 से 2006 के बीच में, एंड फिर 2011 से लेके 2016 के बीच में, करेक्ट. नेक्स्ट, एंड एक और चीज़ याद रखेंगे, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे ऑफ केरला स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट. 18,728 डेज की इनका टर्म था इन दिस member of to be the member of legislative assembly of Kerala state legislative assembly. Next, according to नीति आयोग, इनकी एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स रिलीज किया गया, और पूछा जा रहा है किस स्टेट ने यहाँ पर टॉप किया इन दिस एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है. तो तमिलनाडु ने यहाँ पे टॉप किया विद अ स्कोर ऑफ 80.89, राइट. फिर यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कौन सा एडिशन था ये इस इंडेक्स का, तो ये थर्ड एडिशन था ऑफ दिस एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स, जो कि नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है. टॉप किसने किया? तमिलनाडु ने. सेकंड पोजीशन पे महाराष्ट्र आ जाता है विद 78.2,
एंड फिर तीसरे नंबर पे आ जाता है कर्नाटका विद 76.36. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल इंडिया एट 100 जो कि पब्लिश किया गया आरबीआई की इकोनॉमिक रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा इन जुलाई, इंडिया नीड टू अचीव एन एवरेज एनुअल रियल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ हाउ मच परसेंट फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047-48. अभी हम एक डेवलपिंग नेशन है, राइट, एंड 2047-48 तक हमें एक डेवलप्ड नेशन बनना है, राइट. तो उसके लिए हमें 25 साल तक लगातार कितनी परसेंट की जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव करनी पड़ेगी? 7.6% की हमें यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव करनी पड़ेगी फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स स्ट्रेट. अभी इंडिया की जो पर कैपिटा जीडीपी है $2500 है, राइट. ये बढ़कर कितनी हो जाएगी? $22,000 हो जाएगी, जो कि एन इंक्रीज ऑफ 8.8 टाइम्स रहेगा. फिर इसी के साथ याद रखेंगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो स्टैंडर्ड सेट किया गया कि अगर इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा इनकम, नॉट जीडीपी, पर कैपिटा इनकम $21,664 हो जाएगी, तब भी हम एक डेवलप नेशन बन जाएंगे. आईएमएफ ने बोला अगर यही पर कैपिटा इनकम $30,351 होगी, तब हम एक डेवलप नेशन बनेंगे. नेक्स्ट, नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद OneWeb टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट. तो स्टेट गवर्नमेंट का नाम बताओ जिन्होंने एक एमओयू साइन किया OneWeb के साथ. तो अगर आपको याद हो, एक पायलट प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट किया गया था, कहाँ पर? गुजरात में, जहाँ पर 2 विलेजेस में इंटरनेट प्रोवाइड कराने की बात की गई यूजिंग OneWeb. OneWeb क्या करता है? ये आपकी सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, एंड फिर इसके बेसिस पे यहाँ पर याद रखेंगे इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा इन 2 विलेजेस, और ये पायलट बेसिस पे है. OneWeb कहाँ की कंपनी है? ये यूके की कंपनी है. सिमिलर काइंड ऑफ कंपनी कौन सी है? एक स्टारलिंक, वो एलॉन मस्क की कंपनी है. तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, गुजरात में ये पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया गया था. नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट पलाश, जो कि एक मंथ कैंपेन है टू प्रमोट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. तो किसके द्वारा ये प्रोजेक्ट पलाश लॉन्च किया गया था? किस बैंक के द्वारा? आपसे ये पूछा जा रहा है. तो ये रहेगा पंजाब नेशनल बैंक, राइट. पीएनबी के द्वारा ये प्रोजेक्ट पीएनबी पलाश लॉन्च किया गया. 8 महीने लंबा ये कैंपेन था, ताकि हमारा जो एम रहेगा ना वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ ज़्यादा हो सके. जैसे पेपर रिडक्शन हो सके, वेस्ट मैनेजमेंट की जा सके अच्छे से, एनर्जी रिसोर्स को अच्छे से यूज़ किया जा सके इन वेरियस ऑफिसेज, करेक्ट. तो याद रखेंगे ये है आपका पंजाब नेशनल बैंक, जिनके द्वारा प्रोजेक्ट पलाश ये लॉन्च किया गया था. This campaign is in line with RBI's vision of sustainable finance and the 6th iteration of E 6.0. करेक्ट, जो कि है Enhance Access and Service Excellence. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली क्रॉस किया $100 बिलियन की वैल्यूएशन, एंड ये वर्ल्ड के 7th लार्जेस्ट लेंडर सामने निकल कर आए हैं. तो ये कौन है? HDFC बैंक, करेक्ट. तो याद रखेंगे फॉलोइंग इट्स मर्जर ऑफ HDFC लिमिटेड अलॉन्ग विद HDFC बैंक, इन्होंने जो यहाँ पर अभी वैल्यूएशन क्रॉस किया HDFC बैंक ने $100 बिलियन की वैल्यूएशन क्रॉस कर दी है, राइट. इन देयर मार्केट कैप, एम कैप भी कहते थे उसके, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक. एंड द ट्रेडेड वैल्यू जो यहाँ थी एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ अराउंड $152 बिलियन. फिर HDFC बैंक ये वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट निकल कर सामने आया है, राइट. चलिए नेक्स्ट. The central government implemented a key provision of the Competition Act of 2023 that vests the power of appointment of Director General in the Competition Commission of India from Corporate Ministry या फिर Ministry of Corporate Affairs, राइट. तो मतलब ये क्या कह रहा है? जो डायरेक्टर जनरल की अपॉइंटमेंट होती है ना, पहले मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आती थी, अब इससे वो पावर लेकर किसको दे दी गई है? CCI के पास, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास वो पावर आ गई है, राइट. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं. विच कंट्री हैज़ रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन विद इंडिया फॉर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप. सबसे पहले तो बताओ पहला एडिशन सेमिकॉन इंडिया का कहाँ हुआ था? बेंगलोर कर्नाटका में. फर्स्ट. सेकेंड एडिशन कहाँ हुआ था सेमिकॉन इंडिया का? ये हुआ था गुजरात में भी रिसेंटली. दोनों को इनॉग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कराया गया. दोनों का एम क्या था यहाँ पर? कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना हमें सेमीकंडक्टर्स के लिए, राइट. और अभी सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की जा रही है. इसके लिए एक प्लांट सेटअप किया जा रहा है. कहाँ पर? गुजरात में, राइट. तो ये भी याद रखेंगे. फिर क्वेश्चन कह रहा है किस कंट्री के साथ अभी एक MOC साइन किया है विद इंडिया फॉर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन? वो रहेगा जापान. नेक्स्ट.
डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट एवर क्रेडिट गारंटी स्कीम अंडर AHIDF, जो कि है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर लाइफ स्टॉक सेक्टर। ठीक है, तो ये क्रेडिट गारंटी स्कीम हो गई। फिर पूछा जा रहा है फॉर ऑपरेशनलाइजिंग द स्कीम, DAHD ने इस्टेब्लिश किया है क्रेडिट गारंटी फंड ऑफ कितने अमाउंट का, 750 करोड़ रुपीस का ये फंड एलोकेट किया गया, जिसके अंडर ये क्रेडिट गारंटी स्कीम या फिर क्रेडिट्स प्रोवाइड कराएंगे ताकि जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सेक्टर है लाइफ स्टॉक सेक्टर, इसको ग्रो कर सकें। तो ये फंड पूछा गया था कितने का रहेगा, 750 करोड़ रुपए का रहेगा। Next, in July, Dash became the first Arab country to be granted the observer status of the Asia Pacific Group on Money Laundering. तो वो कौन सी कंट्री बनी है, वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, राइट, UAE। ये वो पहली अरब कंट्री बन गई जिनको ग्रांट किया गया ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ द एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, राइट। ये जो मीटिंग है इसको अटेंड किया गया था UAE के डेलीगेशन, जो लेड किया गया था किनके द्वारा, UAE की डेलीगेशन को हामिद अल जाबी के द्वारा, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग। फिर इसी के साथ याद रखना, UAE के साथ जिनको ऑब्जर्वर स्टेटस एक और कंट्री है जिनको दिया गया वो है कजाकिस्तान, करेक्ट। एंड अब टोटल 9 ऑब्जर्वर जुरिडिक्शंस हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड 6 न्यू स्ट्रेटेजीज अंडर द एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस कैटेगरी। तो वो रहेंगे सेबी, करेक्ट। सेबी ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए 6 नए स्ट्रेटजीज अंडर द एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस कैटेगरी के अंदर, राइट। फिर यहीं पे याद रखेंगे इसका मेन एम क्या रहेगा, इन्होंने एक और मैंडेट यहाँ पे इशू किया है ESG स्कीम्स के लिए कि इनको अब मिनिमम 65% इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि पहले 80% था इन द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग कोड के अंडर, राइट। तो जो बिजनेस आपके सस्टेनेबिलिटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं पहले 80% थे, अब वो कितना 65% कर दिया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 की। तो ऑप्शन ए देखें, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने होस्ट किया ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट गांधीनगर गुजरात में, नहीं। ये कहाँ किया गया था होस्ट, न्यू दिल्ली में। विच वॉज ऑर्गेनाइज बाय FCI, नहीं। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था, FSI के द्वारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। बी, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया फूडोपोपिया, ये कलेक्शन है फूड कैटेगरी वाइज मोनोग्राफ्स का, जो कि रिलीज किया गया ड्यूरिंग द समिट। तो ऑप्शन बी ठीक रहेगा। सी आ जाता है फिर संग्रह। संग्रह क्या है, सेफ फूड फॉर नेशन ग्लोबल फूड रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैंडबुक, ये लॉन्च किया गई थी, ये भी समिट पे। तो ये एक हैंडबुक है संग्रह की, ये भी यहाँ पे लॉन्च की गई थी डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा। तो ऑप्शन बी भी सी भी यहाँ पर ठीक रहेगा, करेक्ट। फिर इसी के साथ द डैशबोर्ड, ये जो आपका लॉन्च किया गया IT पोर्टल के द्वारा, ये क्या था, ये रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कोई भी गाइडलाइंस हो गई वो सारी यहाँ पर प्रोवाइड कराएगा, राइट। और ये इसी प्लेटफॉर्म पे संग्रह पर ये आपका IT पोर्टल रहेगा, ये जो डैशबोर्ड रहेगा जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग, या फिर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन formed a member working group for the implementation of the recommendations from RBI's Committee on Working of Asset Reconstruction Companies। तो यहाँ याद रखेंगे IBA के द्वारा एक कितने मेंबर की अभी वर्किंग ग्रुप कमेटी फॉर्म की गई, तो 5 मेंबर की यहाँ पे वर्किंग ग्रुप कमेटी फॉर्म की गई थी फॉर द implementations of the recommendations by the Reserve Bank of India's Committee on Asset Reconstruction Companies। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के ऊपर जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं RBI की कमेटी के द्वारा, उन रिकमेंडेशंस को यहाँ पर पूरा करने के लिए, राइट, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने मेंबर की कमेटी सेटअप की गई, 5 मेंबर की कमेटी सेटअप की गई। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन नेम्ड अ माइनर प्लैनेट आफ्टर, किसके नेमिंग के बिहाफ पे, जो कि इंडिया के पहले प्रोफेशनल मीटियोर एस्ट्रोनॉमर थे, वो है अश्विन शेखर, राइट। अश्विन शेखर के नेमिंग के नेम पे बिहाफ पर अभी IAU, इस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक माइनर प्लैनेट की नेमिंग करी है। इन्हीं के साथ साथ 3 अदर साइंटिस्ट, अशोक कुमार वर्मा, कुमार वेंकटारमणी एंड ऋतु पारक के नेम के बिहाफ पे भी यहाँ पे माइनर प्लैनेट्स की नेमिंग करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है अश्विन शेखर, क्योंकि ये पहले प्रोफेशनल मीटियोर एस्ट्रोनॉमर है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद वॉयेजर स्पेस टू एक्सप्लोर लॉन्च एंड डिप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड,
SIL। ये कमर्शियल आर्म है किसका? इसरो का, करेक्ट। एंड इनके द्वारा भी एक MOU साइन किया गया वॉयेजर स्पेस के साथ, ताकि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो आपकी टेक्नोलॉजी है इसको यूज़ करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0, राइट। ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एजुकेशन एंड लिटरेसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, इनके द्वारा रिलीज किया गया। इसका ऑप्शन देखें तो ए ऑप्शन कह रहा है कि किसी भी स्टेट ने यहाँ पर हाईएस्ट ग्रेड अटेन नहीं किया, जो कि है दक्ष का, तो बिल्कुल ठीक। ऑप्शन बी, पंजाब दिल्ली इन्होंने अटेन किया ग्रेड परचेस्टा 2 एंड आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड तेलंगाना ने इन्होंने अचेंज किया ग्रेड परचेस्टा 3। तो यह क्या ठीक है? नहीं, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें परचेस्टा 2 की, कौन सी स्टेट है जिन्होंने अचीव किया? वो है पंजाब एंड चंडीगढ़, राइट, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। फिर अगर मैं बात करूँ ग्रेड 3 की, जो परचेस्टा 3 है, ये किसने अचीव किया? 6 स्टेट्स को यहाँ पे दिया गया, वो है गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी एंड तमिलनाडु को, राइट। तो ऑप्शन बी यहाँ पर गलत हो जाता है। सी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड मिजोरम इन्होंने अटेन किया आकांक्षी 3 जो कि लेस्ट ग्रेड है इन दिस परफॉर्मेंस ग्रेडेड इंडेक्स 2.0। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पर ठीक रहेगा। तो बी एंड सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट, नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने रिसेंटली अभी इंश्योरर इनोवेशन अवार्ड जीता 2023 के लिए फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन एट द वर्ल्ड्स डिजिटल इंश्योरेंस अवार्ड्स। तो वो कौन सी रहेगी? वो है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस, राइट। इन्होंने अभी इंश्योरेंस इनोवेशन अवार्ड 2023 को जीत लिया है फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन एट द वर्ल्ड्स डिजिटल इंश्योरेंस अवार्ड। TDI ये क्या है? द डिजिटल इंश्योरर। इन्होंने होस्ट किया था 8th एडिशन ऑफ दिस वर्ल्ड डिजिटल इंश्योरेंस अवार्ड टू शोकेस सम ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। नेक्स्ट आ जाता है फिर इंडियन बैडमिंटन प्लेयर का नाम बताओ जिन्होंने अभी मेंस सिंगल फाइनल जीत लिया है एट द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन योनेक्स कनाडा ओपन 2023 में। तो योनेक्स ओपन या फिर कनाडा, नॉट योनेक्स ओपन, कनाडा ओपन 2023 को मेंस कैटेगरी में किन्होंने जीत लिया है? वो है इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर लक्ष्य सेन, राइट। यहीं पर अगर मैं वीमेन सिंगल्स की बात करूं तो PV सिंधु यहाँ पर सेमीफाइनल्स में हार गई थी, करेक्ट। एंड यहाँ पर वीमेन सिंगल टाइटल किन्होंने जीता? वो है अकाने यामागुची जो कि जापान की है। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए अभी किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया कॉन्ट्रैक्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट? वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हॉल, राइट। हॉल के साथ अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट है 458.87 करोड़ रुपीज़ के लिए, राइट। और यहाँ पर 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर किया जाएगा, किसके लिए? इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने अडॉप्ट किया 2023 IMO स्ट्रेटेजी को टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस फ्रॉम इंटरनेशनल शिपिंग क्लोज टू डैश। मैंने अभी बताया आपको कि हमें मैरीटाइम सेक्टर से, जो हमारे मरीन सेक्टर, नॉट मैरीटाइम, जो मरीन सेक्टर है हमारा, वहाँ पर हम जैसे देखते हैं शिप्स आपके कंटेनर्स को लेके जाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सामान होता है वहाँ पर, तो उससे भी हमारा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, राइट, क्योंकि ये डीजल से, पेट्रोल से रन होने वाले बड़े बड़े शिप्स हैं, करेक्ट। तो इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, और ये कोई ऐसा नहीं है कि एक शिप, बहुत सारे ऐसे शिप्स हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो करेक्ट, इस सेक्टर में जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं उस एमिशन को कंट्रोल करने के लिए, एंड इसी के लिए अभी IMO को द्वारा एक डेट सेट की गई, वो है 2020 ईयर की, 2050 की, जहाँ पर हम एम करेंगे कि हम नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन पहुँच सके इन द मरीन सेक्टर। नेक्स्ट, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या करेक्ट रहेगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू RBI हैज इश्यूड अ ड्राफ्ट सर्कुलर अरेंजमेंट्स विद कार्ड नेटवर्क्स फॉर इशू ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड प्रीपेड कार्ड्स एम्पावरिंग द डेबिट, क्रेडिट एंड प्रीपेड कार्ड यूजर्स इन इंडिया विद कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी विद इफेक्ट फ्रॉम डैश। देखो सिंपल सा यहाँ पे कह रहा है कि अभी RBI के द्वारा ना आपका जो कार्ड नेटवर्क पोर्टेबिलिटी है उसको अप्रूव कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल वीज़ा का नेटवर्क है, रुपए का कार्ड है आपके पास, या फिर मास्टर का कार्ड है, तो आप इन तीनों में अपने कार्ड को पोर्ट करा सकते हैं, सिमिलर टू दैट ऑफ जैसे आप अपने सिम कार्ड्स को पोर्ट करा सकते थे, जैसे एयरटेल से जियो में, या जियो से आपका वोडाफोन में, या फिर ऐसे BSNL में आप इजी पोर्ट करा सकते हैं। तो ऐसे ही अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड को विदाउट नंबर चेंज करें अपने कार्ड का, विदाउट डिटेल्स को
गवाए पुरानी हिस्ट्री को मेंटेन करे हुए अपने कार्ड का यहाँ पे नेटवर्क प्रोवाइडर चेंज करा सकते हैं। और ये कब से लागू हो जाएगा, ये बोला गया कि 1 अक्टूबर 2023 से ये लागू हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इनके द्वारा रिलीज किया गया। किनके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा एंड ओपीएचआई के द्वारा मिलकर ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलीज किया गया है। राइट, यहाँ पे बोला गया कि इंडिया ने पिछले 15 सालों में 415 मिलियन लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी से बाहर निकाले हैं। करेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन 3 हो गया है यहाँ पर। राइट, एंड सबसे ज़्यादा जो हमें पॉवर्टी रिडक्शन देखने को मिली वो कहाँ से देखने को मिली? बिहार से, फिर यूपी से। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स रिसेंटली कॉन्ट्रीब्यूटेड $27 बिलियन फॉर इंडियाज ग्रीन ग्रोथ ड्यूरिंग द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। आई रिपीट, किस बैंक ने भी कंट्रीब्यूट किया $27 बिलियन को फॉर इंडियाज ग्रीन ग्रोथ ड्यूरिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन? तो कौन कौन से बैंक है जिन्होंने अभी कंट्रीब्यूट किया यहाँ पे $27 बिलियन? तो याद रखेंगे तीनों के द्वारा यहाँ कंट्रीब्यूट किया गया। अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूँ तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो कितने का दिया है? $1.5 बिलियन का। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें तो 1 बिलियन यूरोस का यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट दिया। एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 20 से लेके $25 बिलियन तक का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया है। करने की बात करी इन्होंने आने वाले 3 से 5 सालों में इन इंडियाज ग्रीन ग्रोथ। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टेप्स टेकन बाय इनस्पेस? इनस्पेस ने अभी इशू किया एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टीओटी के लिए फॉर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टू स्मॉल इंडियन प्राइवेट फर्म। जो इंडियन प्राइवेट फर्म्स हैं उनको ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए कभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ईओआई मांगा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा जाते हैं, इन स्पेस एंड इसरोज के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर ने एक एमओयू साइन किया लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन के साथ टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ चंद्रयान 3 क्रूड स्पेस क्राफ्ट मिशन टू सर्विस स्टारलैब स्पेस स्टेशन। तो नहीं, ये लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन के साथ इन्होंने नहीं किया था बल्कि वॉयेजर स्पेस के साथ किया था। राइट, इन स्पेस ने एंड इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर ने वॉयेजर स्पेस के साथ ये एमओयू साइन किया ताकि जो स्टारलैब स्पेस स्टेशन है उसकी भी सर्विस की जा सके अलॉन्ग विद गगनयान मिशन, अगर अलॉन्ग विद योर चंद्रयान 3 मिशन। तो ऑप्शन बी गलत हो गया। सी पर आते हैं, MOU was signed during the 4th edition of Space Economy Leaders Meeting जो कि बेंगलोर कर्नाटका में हुई अंडर द थीम टूवर्ड्स अ न्यू स्पेस एरा जो कि है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अलायंस। तो ऑप्शन सी भी बिल्कुल ठीक रहेगा। ए एंड सी यहाँ पर ठीक रहेंगे आपके। नेक्स्ट, फिर ये जो टूवर्ड्स अ न्यू स्पेस एरा ये जो मीटिंग थी कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी बेंगलोर कर्नाटका में। राइट, एंड 6 और 7 जुलाई को हमें ये इवेंट देखने को मिला था। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 50th मीटिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जो कि न्यू दिल्ली में हुई? तो अगर इसकी बात करें, GST ऑन स्नैक पैलेट्स एंड द सेमी फर्निश्ड इंग्रेडिएंट्स दैट इज यूज्ड इन टू मैन्युफैक्चर स्नैकिंग प्रोडक्ट्स ये डिक्रीज कर दिया गया 12 से 28%। तो नहीं, फ्रॉम 28 to 12%। तो नहीं, या इसको ठीक करेंगे 18% से ये रिड्यूस कर दिया गया है टू जस्ट 5%। देन तो ऑप्शन ए गलत हो गया। बी, GST एग्जेम्पशन ऑन सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सप्लाइड बाय इसरो अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड NSIL ये बिल्कुल ठीक है। तो यस, यहाँ पे एग्जेम्पशन प्रोवाइड करा गया है, तो ऑप्शन बी ठीक है। सी, अ यूनिफॉर्म टैक्स रेट ऑफ 28% विल बी अप्लाइड टू कसिनो हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग। तो ऑप्शन सी भी यहाँ ठीक रहेगा। राइट, तो कितना यूनिफॉर्म टैक्स रेट ऑफ 28% लगाया जाएगा टू कसिनो हॉर्स रेसिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग। नेक्स्ट, द मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन अश्विनी वैष्णव इन्होंने इनॉग्रेट किया कर्टेन रेजर ऑफ डैश एडिशन ऑफ IMC इन न्यू दिल्ली। तो ये कौन सा कर्टेन रेजर था? ये था आपका 7th एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस का कर्टेन रेजर जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। राइट, एंड दिस वॉज अलॉन्ग विद द थीम जो था ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। करेक्ट, एंड द कंसेप्ट वॉज पार्टनर कंट्रीज एंड वर्चुअल एग्जीबिशन विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन दिस इवेंट एंड ये 7th एडिशन था ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस। करेक्ट। नेक्स्ट, which among the following points are correct with respect to टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के लिए? तो अगर हम इनकी बात करें तो इंडिया की वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने यहाँ पे टॉप किया? वो है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, ये केरला में है। इट हैज़ एमर्ज एज द टॉप अमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एंड इन्होंने 77 रैंक यहाँ ग्लोबली सिक्योर करी। फिर नैंगियांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ये सिंगापुर की है, इन्होंने टॉप किया इन दिस लिस्ट।
फॉलोड बाय हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेकेंड पोजीशन पे। करेक्ट, तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर ठीक और ए भी ठीक। सी पर आते हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की जो रैंक है वो किस बैंड में है, 301 से 350 नहीं, 251 से 300 के रेंज में है, एंड अमंग अदर यूनिवर्सिटी क्रिएटेड सिंस 1973। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, अकॉर्डिंग टू 2023 UNAIDS ग्लोबल एड्स अपडेट, द पाथ दैट एंड्स इट, ये अभी रिपोर्ट रिलीज की गई जॉइंट बाय यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स इन जुलाई, और यहाँ पे बताया गया कि वर्ल्ड जो है ना अगर मिलके काम करे, साइंस को एंड टेक्नोलॉजी को साथ लेके एंड प्रॉपर गवर्नेंस के साथ हम आगे बढ़े तो हम एड्स को दुनिया से ख़त्म कर सकते हैं बाय कब तक, बाय 2030, राइट। क्या एम बताया गया कि अगर सारी कंट्रीज मिलके काम करें, सारे कंट्री के लीडर्स मिलके इस फील्ड में आगे काम करें, फंडिंग प्रोवाइड करें एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूज से हम आगे बढ़ें तो हम 2030 तक यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं एड्स को। Next, Dash became the first bank in India to offer interoperability between central banking digital currency and UPI। तो CBDC ये क्या है आपका, ई रूपी, किसके द्वारा, RBI के द्वारा लॉन्च किया गया था, 2 सेगमेंट में, रिटेल में एंड होलसेल में। अभी इसके बीच एंड UPI के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी लाने वाला वो पहला बैंक कौन सा बन गया है, वो है आपका HDFC बैंक। मतलब UPI के थ्रू आप इजीली यहाँ पर डिजिटल करेंसी का पे कर पाएंगे। Next, which country has recently became the 51st nation to agree to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia with the Association of Southeast Asian Nations। तो सबसे पहले तो ये ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉपरेशन क्या है कि एक दूसरी कंट्री का हम रिस्पेक्ट करेंगे, पीस मेंटेन रखेंगे, एक दूसरी कंट्री के जो कल्चर है हम उसको प्रॉपर मैनेज करेंगे, एक दूसरे की कंट्री के कल्चर को, सॉवरेनिटी को, नेशनल आइडेंटिटी को मेंटेन रखेंगे एंड वॉर नहीं करेंगे। करेक्ट, तो याद रखेंगे अभी एशियन कंट्रीज के द्वारा ये साइन किया गया था, राइट। एंड अभी सऊदी अरेबिया वो कंट्री बन गई है जिन्होंने ज्वाइन किया है, साइन किया है ये ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कॉर्पोरेशन को, जो कि एक पीस ट्रीटी रहती है। 1976 में इस ट्रीटी को साइन किया गया था बाय एशियन नेशंस, राइट। एंड ये लीगली एनफोर्सेबल कोड है फॉर रीजनल एंड ग्लोबल इंटरस्टेट रिलेशंस। Next, which among the following are incorrect with respect to the tax collection at source as of June 2023। अगर यहाँ पर हम ऑप्शन A B C की बात करें तो कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, आपसे ये इनकरेक्ट रहेगा, ये पूछा गया है। तो देखो ऑप्शन A भी ठीक है, B भी ठीक है, हम जो गलत है वो डिस्कस करते हैं। द चेंजेस इन द TCS रेट्स विच वर सेट टू बी इम्प्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई विल नाउ कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2023। तो नहीं, ये 1 दिसंबर से नहीं बल्कि 1 अक्टूबर से इफेक्ट होंगे, करेक्ट, विद अबव मॉडिफिकेशंस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू एक्सपोर्ट डाटा जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज किया गया फॉर फिजिकल ईयर 23, विच स्टेट हैज बिकम इंडियाज लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन फिजिकल ईयर 23 विद द एक्सपोर्ट वर्थ ऑफ $5.37 बिलियन। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एक्सपोर्ट में, राइट। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के एक्सपोर्ट में जो स्टेट हाईएस्ट एक्सपोर्टर बन गई है इंडिया की वो कौन सी है, वो है तमिलनाडु, राइट। और इन्होंने $5.37 बिलियन का यहाँ पर एक्सपोर्ट किया। इससे पहले कौन सी थी, वो थी यूपी थी फर्स्ट पोजीशन पे, अब यूपी सेकंड पोजीशन पे आ गई है। इनका कितना एक्सपोर्ट रहेगा ऑफ उत्तर प्रदेश, वो है $4.9 बिलियन का, करेक्ट। एंड कर्नाटका आपका थर्ड पोजीशन पे है विथ $4.52 बिलियन। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली पार्टनर्ड विद दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन टू एम्पावर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने के लिए अभी किस बैंक ने टाई अप किया, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के साथ, टू एम्पावर वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। वो है, बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू आस्क प्राइवेट वेल्थ ह्यूरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिलीज की गई थी। इसमें से अगर हम देखें, बताइए विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन ए, इंडिया एडेड ओनली 3 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैविंग अ वैल्यूएशन ऑफ ओवर $1 बिलियन कंपेयर टू 24 इन 2022, जो कि स्लो डाउन की वजह से हमें देखने को मिला। तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक कि इंडिया ने 2023 में सिर्फ 3 यूनिकॉर्न्स को लिस्ट में ऐड करा है। ऑप्शन 2, द टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इन इंडिया 2023 में कितने हैं, 83, एंड देयर वर 51 गैजल्स एंड 96 चीताज एज अगेंस्ट 84 यूनिकॉर्न्स एंड 51 गैजल्स एंड 71 चीताज इन 2022। तो 2022 और 23 में कंपेयर किया जा रहा है, तो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी भी ठीक है। नेक्स्ट,
Mumbai, Maharashtra continues to be the startup capital of India by being home to 53 probable unicorns. तो नहीं, मुंबई महाराष्ट्र नहीं होगा, ये क्या है, बैंगलोर कर्नाटका। करेक्ट, ऑप्शन सी गलत हो जाता है। बैंगलोर कर्नाटका कंटिन्यूज टू बी द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडियाज बाय बीइंग होम टू 53 प्रोबेबल यूनिकॉर्न्स। नेक्स्ट हो जाता है नेम द इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला डिजिटल पेमेंट वाया व्हाट्सएप एंड यूपीआई। तो किन के द्वारा लॉन्च किया गया, ये है टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस। इन्होंने ये आर्म है, दिस इज अ ग्रुप दैट इज आर्म्ड बाय, और दिस इज एन आर्म दैट इज बैक्ड बाय टाटा ग्रुप, राइट। एंड इन्होंने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडस्ट्री का, इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ये फीचर लॉन्च किया दैट इज एनेबलिंग डिजिटल पेमेंट्स यूजिंग व्हाट्सएप एंड यूपीआई। करेक्ट। तो दिस न्यू फीचर विल इंश्योर कि दोनों, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया है एंड जो कि टेक्नोलॉजी से वंचित नहीं है, जिनको आइडिया नहीं है, टेक सेवी नहीं है, वो भी इजिली यहाँ पर पेमेंट कर पाए विद द हेल्प ऑफ दिस। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द इंडिया ग्लोबल फोरम यूके स्पेशल अवार्ड, जो कि है ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 एट द 5th एडिशन ऑफ द एनुअल यूके इंडिया अवार्ड्स। तो वो रहेंगे मैरी कॉम। करेक्ट, कौन है वो है मैरी कॉम। ये फॉर्मर राज्यसभा मेंबर है एंड इंडिया की फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडलिस्ट इन वीमेंस बॉक्सिंग। 40 साल की है मैरी कॉम एंड इनको अभी ऑनर किया गया विद द इंडिया ग्लोबल फोरम यूके स्पेशल अवार्ड से, जो कि है ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए। डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आ जाएगा कि इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड किनको दिया गया 2023 का, वो है मैरी कॉम। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ फॉर द मीडियम रिफ्ट विद लाइफ सर्टिफिकेशन ऑफ द इंडियन नेवल शिप डैश। तो याद रखेंगे अभी इंडियन नेवल शिप संकुश को यहाँ पर मॉडिफाई किया जाएगा, इसको रेनोवेट किया जाएगा, राइट। एंड इसके लिए 2725 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च किए जाएंगे, करेक्ट। एंड 2026 तक यहाँ पर ये INS संकुश को डिलीवर किया जाएगा रिपेयर करके, और यहीं पर मीडियम रिफ्ट विद लाइफ सर्टिफिकेशन से भी दिया जाएगा टू ऑफ द इंडियन नेवल शिप संकुश। नेक्स्ट, 3rd यूनिट ऑफ ककरापर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, जो कि इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड 700 मेगावाट का प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। इसको अपना कमर्शियल ऑपरेशन इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ये किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये गुजरात में लोकेटेड रहेगा। और ऐसे 2 और ककरापुर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जैसे 2 और ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको अभी ऑपरेशन में लाना वाले हैं, जो है KAPP3 एंड KAPP4। ये KAPP3 की हम बात कर रहे हैं, राइट। 3rd यूनिट ऑफ ककरापर। तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है एंड 4 भी, और अभी 3rd वाला यहाँ पर ऑपरेशन में आ गया है। ये कहाँ पर रहेगा, गुजरात में। नेक्स्ट, 17th एडिशन ऑफ द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 की बात करें, ये रिलीज किया गया बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। और यहाँ पे इंडिया की क्या रैंक रही, इंडिया की 126वीं रैंक रही इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के लिए। ये IEP के इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसको रिलीज किया गया। इंडिया की रैंक 126 रही, और यहाँ पे फर्स्ट रैंक पर कौन रहेगा, आइसलैंड। आइसलैंड ने यहाँ पर टॉप किया है इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 2008 से आइसलैंड टॉप कर रहे हैं एंड इट इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, इनके द्वारा नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन को लॉन्च किया गया। यहाँ पर बहुत की गई कि हम और ये सबसे पहली चीज़, ये लॉन्च कहाँ पे किया गया, मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया। और यहाँ पे बोला गया कि हम अनीमिया को एलिमिनेट कर देंगे बाय द ईयर 2047। अब देखो अनीमिया किसकी कमी से होता है, इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन कहाँ पे मिलता है, हीमोग्लोबिन में मिलता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पर होता है, ब्लड में होता है, RBCs होते हैं, करेक्ट। तो हम कह सकते हैं आपके ब्लड की डेफिशिएंसी से ये अनीमिया होता है, क्योंकि इसमें आयरन होता है, करेक्ट। और इसको हम एलिमिनेट कर देंगे बाय 2047। इसके लिए ये नेशनल सिकल सेल अनीमिया एलिमिनेशन मिशन को लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश में। फिर आप देखेंगे जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं उनमें खून की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर भी हमें अनीमिया ज़्यादा देखने को मिलते हैं, केसेज ऑफ अनीमिया इन प्रेग्नेंट वीमेन। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या बनता है हमारा, ऑप्शन 3 मध्य प्रदेश 2047।
नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल्ड ट्रेड इन सर्विस फॉर डेवलपमेंट फॉस्टरिंग सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, जो कि को पब्लिश किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इन जुलाई 2023। इंडिया ने अपना शेयर डबल कर लिया ऑफ ग्लोबल कमर्शियल सर्विसेज एक्सपोर्ट टू 4.4% इन 2022, जो कि 2% था कब 2005 में। ठीक है, मतलब 2005 का अगर हम डाटा देखें तो इंडिया ने जो अपना कमर्शियल एक्सपोर्ट का जो ग्लोबल शेयर है उसको डबल कर लिया फ्रॉम 2% टू 4.4% इन 2022। वहीं पे अगर मैं चाइना की बात करूं तो 2002 में जो चाइना का यहाँ पे शेयर था वो था कुछ 3% का, करेक्ट, और उन्होंने बढ़ा के अब 2022 में उसको कितना कर लिया है 5.4% का। नेक्स्ट, अगर WTO की मैं बात करूं तो डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगी, डॉक्टर नगोजी ओकोंजो-इवेला। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू HDFC बैंक लिमिटेड। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन ABC, तीनों ऑप्शन यहाँ पर ठीक है और इनको डिस्कस करते हैं। तो अभी HDFC बैंक एंड HDFC इन्वेस्टमेंट एंड HDFC होल्डिंग दे हैव बीन अमालगेटेड विद द HDFC लिमिटेड एज ऑफ जुलाई 2023। Then HDFC Limited merged with HDFC Bank Limited. With this HDFC Bank ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट वैल्यूएबल बैंक बन गया इन द वर्ल्ड, राइट, एंड 7 लार्जेस्ट लेंडर बन गया इन दिस वर्ल्ड, करेक्ट, एंड इसी के साथ ये 2nd बिगेस्ट कंपनी बन गई है इंडिया की। फिर दीपक पारेख ये एस्टीम चेयरमैन है HDFC के, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया आफ्टर दिस मर्जर, तो ऑप्शन सी भी ठीक रहेगा। नेक्स्ट, ब्रिटेन्स किंग चार्ल्स III एंड क्वीन कैमिला इन्होंने प्रेजेंट किया प्रेस्टिजियस एलिफेंट फैमिली इन्वायरमेंटल अवार्ड टू इंडियन कंजर्वेशनिस्ट एट 2023 एनिमल बॉल, जो कि लैनचेस्टर हाउस में लंदन UK में हुआ। फिर यहीं पे याद रखेंगे डैश जो कि डायरेक्टर हैं ऑफ द एलिफेंट विस्परर्स, इन्होंने रिसीव किया टारा अवार्ड्स वाइल द रियल एलिफेंट कलेक्टिव ग्रुप को ऑनर किया गया विद द डैश अवार्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्टर का नाम पूछा गया तो कार्तिकी गोंजाल्वेस, इनको यहाँ पे ऑनर किया गया है, ये डायरेक्टर हैं एलिफेंट विस्परर्स के एंड इनको यहाँ पे ऑनर किया गया है टारा अवार्ड से। वेरेज अगर मैं बात करूं रियल एलिफेंट कलेक्टिव ग्रुप, इनको ऑनर किया गया मार्क शैंड अवार्ड से, तो ऑप्शन ठीक रहेगा। अगर मैं ये TREC ग्रुप की बात करूं, द रियल एलिफेंट कलेक्टिव ग्रुप, ये कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ये भी नीलगिरी हिल्स में वर्क कर रहे हैं, जो कि कहाँ है तमिलनाडु में, करेक्ट, इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ के साथ, ताकि एलिफेंट जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की जा सके। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड अमंग द 2023 एनुअल लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स, वो रहेंगे अजय बंगा, 14th प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड बैंक के, नॉमिनेट किए गए थे जो बाइडन के द्वारा, इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, राइट, फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और कब 2016 में, एंड ये ओनली इंडियन है जिनको जो इस लिस्ट में आए ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स, ठीक है, जो जिन्होंने इमिग्रेशन करके USA में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है टू इकोनॉमी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टअप 20 शिखर समिट, जो कि जुलाई 2023 में हुई। तो इसके देखें तो ऑप्शन ए, स्टार्टअप 20 शिखर समिट ये ऑर्गेनाइज कराई गई स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप के द्वारा अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, जो कि 3 और 4 जुलाई को ही गुरुग्राम हरियाणा में, तो बिल्कुल सही। सेकेंड, ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ दिस समिट डॉक्टर चिंतन वैष्णव, जो कि चेयर हैं ऑफ स्टार्टअप 20 एंड मिशन डायरेक्टर ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, दे हैंडेड ओवर द टॉर्च टू इंडोनेशिया फॉर G20 प्रेसिडेंसी फॉर 2024। बिल्कुल भी नहीं, किसको जाएगी ये टॉर्च, मैक्सिको को जाएगी, क्योंकि 2024 की प्रेसिडेंसी G20 की किसके पास है, मैक्सिको के पास, ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ गलत हो जाता है। सी, द G20 कंट्रीज हैज अडॉप्टेड द फर्स्ट स्टार्टअप 20 कम्युनिक 2023 बाय अग्रीइंग ऑन द क्रिएशन एंड अडॉप्शन ऑफ डेफिनेशन फ्रेमवर्क फॉर स्टार्टअप्स के लिए प्रॉपर डेफिनेशन फ्रेमवर्क बनाने के लिए एंड उनको अडॉप्शन उन फ्रेमवर्क को अडॉप्ट कराने के लिए ये स्टार्टअप 20 कम्युनिक 2023 अडॉप्ट किया गया G20 नेशंस के द्वारा। नेक्स्ट, तो सी ऑप्शन यहाँ ठीक रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन विद इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मास्ट यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना, ये यूनिकॉर्न रहेगा, नॉरा 50 इसका नाम रहेगा, राइट, ये क्या है, कम्युनिकेशन मास्ट है, जो आपके शिप्स के ऊपर एक ऐसा एंटीना टाइप रहता है, ये वो मास्ट रहेगा। तो इंडिया ने किसके साथ है अभी एक MOC साइन किया था फॉर दिस यूनिकॉर्न नॉरा 50, वो रहेगा जापान के साथ। इससे क्या होगा, हमारे कम्युनिकेशन को एनहेंसमेंट मिलेगी, जो हमारी डिफेंस है उसको यहाँ पे सिक्योरिटी उनकी ज़्यादा हो जाएगी, करेक्ट। चलिए, और जो ओवरऑल मिलिट्री हमारे मिशंस होते हैं ना, उनकी सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी इससे। नेक्स्ट, द डैश बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक ऑफिशियली टू रोल आउट महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 के लिए, तो वो रहेगा बैंक ऑफ इंडिया।
राइट। तो बैंक ऑफ इंडिया वो पहला बैंक बन गया जिन्होंने ऑफिशियली रोल आउट किया महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 को, राइट। चलिए, एंड यहाँ पर इसका मतलब क्या रहेगा महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का, कि पहले पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही वहाँ पर उनके बैंक अकाउंट खुलते थे महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के अंडर, लेकिन अब बैंक ऑफ इंडिया में भी आप इस स्कीम के अंडर अकाउंट खुलवा पाएंगे और 2 साल की ये स्कीम होती है, करेक्ट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आरबीआई प्रोविजनल डाटा जुलाई 2023 का, इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट इन मई 2023 इंक्रीज्ड बाय डैश, इट इंक्रीज्ड बाय 7.7% टू $27.06 बिलियन। आई रिपीट, आरबीआई के डाटा के हिसाब से जो इंडिया के सर्विस एक्सपोर्ट है ना वो इंक्रीज कर गए हैं 7.7% से टू 27.06 बिलियन डॉलर। पहले जो एक्सपेक्टेड थे 25.3 बिलियन डॉलर एक्सपेक्टेड थे, लेकिन हमें एक इंक्रीज देखने को मिला ऑफ 7.7% का। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई सीनियर्स मैन सिलेक्शन कमेटी के जो नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है, वो हैं अजीत अगरकर। आई रिपीट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के जो सीनियर्स मैन सिलेक्शन टीम कमेटी के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं अजीत अगरकर, और ये सीनियरिटी बेसिस पर अपॉइंट किए गए हैं फॉर दैट इज द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट मैच जो प्ले किए गए, करेक्ट। एंड ये रिप्लेस किन को करेंगे या सक्सीड किन को करेंगे, तो ये चेतन शर्मा को सक्सीड करेंगे टू बी इन दिस पोजीशन। नेक्स्ट, विच कंपनी अलॉन्ग विद ऑप्टिमस लॉजिक्स दे हैव रिसेंटली डेवलप्ड इंडिया का पहला नेविक बेस्ड पीएनटी जो कि है पोजिशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग डिवाइस को डेवलप किया गया। तो याद रखना है एलिना गो सिस्टम अलॉन्ग विद द ऑप्टिमस टेक्नोलॉजी, ऑप्टिमस लॉजिक्स, राइट। ये 2 कंपनी है, बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड कंपनी है। इन दोनों के द्वारा मिलकर ये इंडिया का पहला नेविक बेस्ड पीएनटी डिवाइस को डेवलप किया गया जो कि है पोजिशनिंग नेविगेशन एंड टाइमिंग, राइट। जो पहला लॉट है पीएनटी डिवाइस का वो मैन्युफैक्चर किया जाएगा एलिना जियो सिस्टम्स के द्वारा। और ये जो पीएनटी डिवाइस है इसमें 5G मोबाइल फ़ोन की कनेक्टिविटी होगी एंड यहाँ पे एक अडेप्टर होगा, रिसीवर होगा, जिससे ईजिली आप नेविक सैटेलाइट जो है हमारी उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे। नेक्स्ट, नेम द आईआईटी जिन्होंने रिसेंटली डेवलप किया इंडिया का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर फ्यूल ट्रैक्टर फॉर सस्टेनेबल ऑन एंड ऑफ रोड यूसेज। और सस्टेनेबल ऑन एंड ऑफ रोड यूसेज के लिए एक 100% डाई मिथाइल ईथर फ्यूल बेस्ड ट्रैक्टर डेवलप किया गया है। कौन सी आईआईटी के द्वारा, वो है आईआईटी कानपुर के द्वारा, राइट। एंड ये 100% डाई मिथाइल ईथर बेस्ड फ्यूल रहेगा। ये जो रिसर्च है ये सपोर्ट की गई थी बाय SERB के द्वारा जो कि है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जो कि अलाइन करती है नीति आयोग के मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम के साथ, राइट। चलिए नेक्स्ट, इंडियन फुटबॉल टीम जिसको हम ब्लू टाइगर्स के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने डिफीट किया किस कंट्री की फुटबॉल टीम को टू विन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन बंगाबंधु चैंपियनशिप फॉर द 9th टाइम। तो वो है कुवैत को इंडिया की फुटबॉल टीम ने जो कि ब्लू टाइगर्स के नाम से जानती हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली SAFF जो कि है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन बंगाबंधु चैंपियनशिप को जीत लिया है फॉर द 9th टाइम। एंड ये इवेंट कहाँ हुआ था, बेंगलोर कर्नाटका में हुआ था। ये 4th एडिशन है इस SAFF चैंपियनशिप 2023 का, जो 21 जून से 4 जुलाई के बीच में हुई थी, राइट। एंड यहीं पे याद रखेंगे इंडिया ने कब कब जीता है, 1993 में, 1997, 1999, 2005, 2009, 2011 और 2015 एंड 2021, ठीक है। और अब 2023 हो गया। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग पॉइंट्स इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ड्राफ्ट ऑफ द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो कि अप्रूव किया गया यूनियन कैबिनेट के द्वारा। अगर यहाँ पे ABC ऑप्शन देखें तो पूछा जा रहा है इनकरेक्ट, तो ऑप्शन ए देखते हैं, द बिल रिक्वायर्स डाटा फिड्यूशरीज टू मेंटेन एक्यूरेसी ऑफ डाटा, कीप डाटा सिक्योर एंड डिलीट डाटा वंस देयर पर्पसेस बिन मेट। मतलब जो डाटा वो मेंटेन करेंगे, एक्यूरेट डाटा मेंटेन करेंगे, डाटा को सिक्योर रखेंगे, कोई ब्रीच नहीं होनी चाहिए, एंड जैसे ही उस डाटा का काम हो गया वो डाटा आप यहाँ पर डिलीट कर देंगे, करेक्ट। इवन आप देखते हैं जैसे फेसबुक का डाटा हो गया, व्हाट्सएप का डाटा हो गया या किसी अलग चीज़ का डाटा हो गया जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती हैं, तो वो किसी रॉन्ग हैंड्स में नहीं जाना चाहिए। अगर रॉन्ग हैंड्स में जाता है और यहाँ पर या फिर जो कंपनी ने उसको स्टोर किया और वो उस डाटा को गलत तरीके से यूज़ करती है, कोई डाटा ब्रीच देखने को मिलता है, तो 250 करोड़ रुपए की यहाँ पे पेनल्टी लगेगी। वहीं पर अगर वहाँ पे कोई डाटा ब्रीच हो जाता है और ऐसा ब्रीच आगे ऑथराइज बॉडी को या बोर्ड को बताया नहीं जाता है, उस केस में यहाँ पर
200 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगेगी। करेक्ट, तो मार्क करके चलेंगे। जैसे ऑप्शन बी देखें तो द बिल एम्पावर्स द डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड टू लेवी अ पेनल्टी ऑफ 450 करोड़ टू प्रिवेंट अ पर्सनल डाटा ब्रीच, तो नहीं कितना 250 करोड़। और सी फेलियर टू नोटिफाई द बोर्ड एंड द इफेक्टिव डाटा प्रिंसिपल्स इन द इवेंट ऑफ अ पर्सनल डाटा ब्रीच विल बी पेनलाइज्ड अप टू 200 करोड़, तो यस बिल्कुल ऑप्शन सी भी यहाँ पर ठीक रहेगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉन्च किया एक स्कीम फॉर द एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट विद एन आउटले ऑफ 5,000 करोड़ रुपीज़। 5,000 करोड़ रुपीज़ की लागत से यहाँ पर अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक स्कीम लॉन्च करी है जो कि है फॉर द एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट। फायर सर्विसेज को बेटर प्रिपेयर करने के लिए उनको, ताकि टाइम पर वो एकदम एक्टिव हो सके, उनको पहले से ही प्रिपेयर रख सकें, यहाँ पर 5,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए एंड 500 करोड़ रुपए यहाँ पे अलग से रख लिए गए हैं इस 5,000 करोड़ में से, ताकि इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जा सके ऑन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट, which organization recently signed a memorandum of understanding with Directorate General of Civil Aviation to enhance cooperation in the areas of unmanned aircraft systems and innovative air mobility। तो वो क्या रहेगा, वो है यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी, राइट। किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक MOU साइन किया विद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन टू एनहेंस कॉर्पोरेशन इन द एरियाज ऑफ अनमैन्ड एयर सिस्टम्स एंड इनोवेटिव एयर मोबिलिटी, वो रहेगा यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी। करेक्ट, ये MOU फोकस करता है ऑन कॉर्पोरेशन इन द एरियाज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स, इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स एंड जो भी रिक्वायरमेंट होती है फॉर द सर्टिफिकेशन एंड द यूज ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। फिर यहीं पे ये एनक्लोज करता है लाइसेंसिंग ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम ट्रैफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस हैव बीन रिसेंटली कैंसल्ड बाय RBI, तो किन बैंक का यहाँ पे अभी लाइसेंस कैंसिल कर दिया, वो है मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड सुश्रुति सोहरदा शाहकारा बैंक नियमिता। इन दोनों का यहाँ पे, इन दोनों कोऑपरेटिव बैंक का भी लाइसेंस SBI के RBI के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। करेक्ट, हाउएवर लिक्विडेशन के टाइम पे 5 लाख रुपए तक का अमाउंट सिक्योर होता है, मतलब आपके अकाउंट में अगर डिपॉजिट 10 लाख रुपए तक का है तो आपको 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस गारंटी मिलती है। किसके द्वारा, DICGC के द्वारा, जो कि है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट्स वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जो कि है इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, रिलीज की गई जुलाई 2023 में। इसमें से ABC ऑप्शन देखें तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है एशियाज डेवलपिंग कंट्रीज में रिमेन अनचेंज्ड एट $662 बिलियन, तो बिल्कुल ठीक, रिमेन अनचेंज रही। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ से आती है, सिंगापुर से आती है, और इंडिया से सबसे ज़्यादा FDI जाता कहाँ पर है, वो है दुबई में। करेक्ट, फिर ऑप्शन बी पर आते हैं। इंडिया एंड एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस वर द टॉप रेसिपिटेंट्स विद एन इंक्रीज ऑफ 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली, तो यस ऑप्शन बी भी ठीक। सी पर आते हैं। द ग्लोबल फ्लो ऑफ FDI डिक्लाइंड बाय 10% टू $1.3 ट्रिलियन इन 2022 एंड चाइना टॉप द लिस्ट विद 20 होस्ट इकोनॉमीज FDI इनफ्लो फॉर 2022, तो यस ऑप्शन 3 क्या सही है, बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन 3 गलत है। क्यों, क्योंकि जो ग्लोबल FDI है उसमें हमें कितना डिक्लाइन देखने को मिला, 12% का यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला टू $1.3 ट्रिलियन इन 2022। और चाइना ने यहाँ पे टॉप किया, नहीं, यहाँ पे USA ने टॉप किया इन द लिस्ट ऑफ टॉप 20 होस्ट इकोनॉमीज FDI इनफ्लो के लिए 2022 की। नेक्स्ट, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अनाउंस्ड लेनिंजुला चंगाटे एज द AIFF मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर, तो अगर मैं पूछूं AIFF मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बने, वो हैं लेनिंजुला चंगाटे फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मनीषा कल्याण, इनको नेम किया गया है एज द AIFF वीमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर फॉर द सेकेंड टाइम। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन 5 लेनिंजुला चंगाटे एंड सेकंड पोजीशन पे आ जाता है फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड सेकंड टाइम जो बनी है वो है मनीषा कल्याण AIFF वीमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर। किन्होंने इनॉग्रेट किया ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में, आई रिपीट, who inaugurated Global Millets Conference in New Delhi? So remember, Prime Minister Narendra Modi has inaugurated this Global Millets Conference in New Delhi. And remember, these millets in the international market are also known by the name Shri Anna. किस नाम से जाना जाता है इनको? श्री अन्ना के नाम से जाना जाता है इंटरनेशनल मार्केट में मिलेट्स को।
ठीक। तो ये ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट की गई। मिलेट्स को श्री अन्ना के नाम से जाना जाता है ग्लोबल मार्केट में। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ये आपकी IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कैंपस पूसा न्यू दिल्ली में है, वहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस को देखने को मिला था हमें। ठीक है, याद रखेंगे। और यहीं पे एक और चीज़, श्री अन्ना अ हॉलिस्टिक ओवरव्यू, ये एक बुक भी लॉन्च की गई है जो कि फसाई के द्वारा जो मिलेट्स के स्टैंडर्ड्स हैं उसके लिए बनाई गई है। मिलेट्स की बात करें तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स कौन सा घोषित किया गया था? 2023 इसी साल को। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और कब? 2018 में ये घोषित किया गया था कि 2023 आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स रहेगा। नेक्स्ट, वाटर स्कैसिटी टू हिट इंडियाज क्रॉप प्रोडक्शन बाय विच ईयर? तो देखो, हम जानते हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हम कहीं ना कहीं देखेंगे हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी और मैंने बताया इसी साल आप देखेंगे जो टेम्परेचर है इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे। वहीं पर आप देखेंगे दूसरी तरफ जब आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो जो आपकी क्रॉप्स हैं वो भी डैमेज हो जाएंगी। क्रॉप्स डैमेज होंगी तो क्रॉप्स के फूड्स के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। और एक अभी डाटा और रिलीज़ किया गया कि जो वाटर स्कैसिटी है, वाटर की कमी देखने को मिलेगी और इस कमी की वजह से इंडिया की जो क्रॉप प्रोडक्शन है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। कौन से साल में? तो ये डाटा रिलीज़ किया गया कि 2050 तक इंडिया की वाटर स्कैसिटी की वजह से जो फूड प्रोडक्शन है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। और ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई GCEW के द्वारा। GCEW के द्वारा ये क्या है? ग्लोबल कमीशन ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर। इन्होंने जो रिपोर्ट रिलीज़ की है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो 2070 क्या था? कार्बन न्यूट्रल बनने का टारगेट इंडिया का। 2050 कार्बन न्यूट्रल बनने का टारगेट था केरला का। और 2040 था कि हम 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर देंगे केरला। नेक्स्ट, डेवलपिंग कंट्री इन्होंने अट्रैक्ट किया हाउ मच % ऑफ द टोटल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट। अब हम शिफ्ट कर रहे हैं। आपने देखा कि आजकल जो भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं पावर जनरेशन के, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होते हैं या फिर ग्रीन एनर्जी पे बेस्ड होते हैं। ग्रीन एनर्जी मतलब जब हम इसको बर्न करेंगे तो हम कोई भी कार्बन को एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं कर रहे हैं। तो अभी कौन सी डाटा रिलीज किया गया कि डेवलपिंग कंट्रीज ने कितना % टोटल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है इस सेक्टर में इन 2022 अलोन। तो अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट में से देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने 15% यहाँ पर अट्रैक्ट किया इन्वेस्टमेंट, जो कि अराउंड आप कहें तो $75 बिलियन का हो जाता है। ठीक है, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट का ग्लोबली इन 2022। ऑलराइट, और यहीं पर आप देखेंगे जो इंडिया है, जैसे साउथ एशिया इन्वेस्टमेंट पर कैपिटल डिक्लाइन बाय 26% बिटवीन 2015 से 2021। वहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इन्वेस्टमेंट पर कैपिटा यहाँ ग्रू बाय 34%। इवन अगर हम इंडिया की बात करें तो वो कौन सी स्टेट है जो कि बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी? वो हो जाती है आपकी राजस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं आरबीआई ने अलाउ किया विच कंट्री को टू ट्रेड इन नेशनल करेंसीज विद इंडिया। अब आप देख रहे हैं जैसे हम डॉलर को यूज़ करते थे पहले कि किसी भी ट्रेड, हमें अगर कोई भी ट्रेड करना है किसी भी कंट्री के साथ तो पहले हमें डॉलर को बाय करना पड़ता था, फिर वो कंट्री को डॉलर हम भेजते थे, फिर वो कंट्री डॉलर को रिसीव करके डॉलर को चेंज कर देती थी अपनी नेटिव करेंसी में। लेकिन अब हमने डॉलर का जो डिपेंडेंस है इसको बीच से हटा दिया है, दैट इज डी डॉलराइजेशन। आपने ये टर्म काफ़ी बार सुना होगा अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को अगर फॉलो करते हैं तो डी डॉलराइजेशन एक टर्म बहुत सामने आता है। इसका मतलब क्या है कि हमें जो डॉलर पहले हम करेंसी के ट्रेड के लिए यूज़ करते थे, अब हमने उसको हटा दिया बीच से। अब हम डायरेक्टली ट्रेड करेंगे दूसरी कंट्री के साथ। जैसे अभी इंडियन रुपीज़ में ट्रेड करने की बात की जा रही है ऑलमोस्ट 18 कंट्रीज़ के द्वारा कि 18 कंट्रीज़ में हम अपना वॉस्ट्रो अकाउंट खोलेंगे और हम जो पहले डॉलर से ट्रेड करते थे वही अब हम इंडियन रुपीज़ में ट्रेड करेंगे कि आपको अगर ट्रेड करना है तो आप इंडियन रुपीज़ को लो, आप पैसे दो, क्योंकि एक स्टेबिलिटी का होता है। और ये जो इंडिया इतना बड़ा बढ़ चढ़ कर सामने आ रहा है कि हम ट्रेड करेंगे इतनी डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, डॉलर को इंडियन करेंसी कहीं ना कहीं हम देखेंगे 18 कंट्रीज़ में तो रिप्लेस कर चुका है। ये
इतना ज़्यादा पावर और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस एक कंट्री में कैसे आया? ये आया आपकी यूपीआई की वजह से। जब से यूपीआई हमने लॉन्च किया, आपने देखा यूपीआई एक पूरा गेम चेंजर रहा है। यूपीआई की मदद से आपने देखा वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिली, इंडिया में देखने को मिली। यूपीआई की वजह से जो ट्रांजैक्शन का टोटल अमाउंट था वो $1 ट्रिलियन भी क्रॉस कर चुका है, एंड वो भी यूपीआई के बदौलत। आप देखेंगे हर शॉप पर जाए आपको यूपीआई का कोड मिल जाएगा, बार कोड मिल जाएगा, स्कैन करो, आपके अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। इवन अब तो क्रेडिट कार्ड पर भी यूपीआई की फैसिलिटी प्रोवाइड करने लग गए हैं, पहले सिर्फ डेबिट कार्ड पे होता था। यूपीआई लॉन्च किसके द्वारा किया गया? एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई आया था 2008 में और यूपीआई आया था 2016 में। ठीक, इवन यूपीआई को आपने देखा दूसरी कंट्रीज भी यूज करने लग गई हैं, जैसे सिंगापुर में स्टार्ट हो गया है, यूएई में बात चल रही है, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इवन अभी रिसेंटली आरबीआई क्वेश्चन पे आते हैं, आरबीआई ने अलाउ किया किस कंट्री को ट्रू ट्रेड इन नेशनल करेंसी विद इंडिया, तो वो रहेगी टेंजानिया। टेंजानिया को अलाउ किया है टू ट्रेड इन। नेक्स्ट बात करते हैं सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स की। तो सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? ये F1 रेस की हम बात कर रहे हैं। ये रहेंगे सर्जियो परेज। सर्जियो परेज की बात करें तो ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, आपके 33 ईयर्स के हैं और ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। मैक्सिकन रेसिंग ड्राइवर हैं ये, ठीक है। और इन्होंने अभी रिसेंटली सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं कौन? सेकंड पोजीशन पे आ गए आपके मैक्स वर्स्टैपन। ये डच हैं, ये भी आपके रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं और ये सेकंड पोजीशन पे रहे इन दिस सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स। और फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहे? सर्जियो परेज। व्हेन डू वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे? अब हम आ गए आपका इंपॉर्टेंट डेज पर। तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये आपका 20 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। फिर याद रखेंगे ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व कब किया गया था? 2013 में ऑब्जर्व किया गया था। थीम क्या रहेगी इसकी? बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी। सिमिलरली फिर आ जाता है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। आपका जो ओरल हेल्थ होती है, आपके जो माउथ होता है, उसको बेटर रखने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए कि आपको वो हेल्दी रखना चाहिए। ये डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। ये भी आपका 20 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है कि जो आपका ओरल हाइजीन है, जो आपकी टीथ है, उसकी केयर करने के लिए, एंड जो डेंटल इश्यूज है उनको अवॉइड करने के लिए ये हम कब ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे हम 20 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है मो जंगल जामी योजना, माई फॉरेस्ट लैंड स्कीम। यह भी लॉन्च की गई टू रिकॉग्नाइज ऑल राइट्स अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 के लिए। तो याद रखना ये कहाँ पे? मो जंगल जामी, मैंने आपको बता रखा, मो बस आ जाए, मो से जो भी आ जाए, वो ओडिशा में लॉन्च किया गया है। एंड ये स्कीम लॉन्च की गई थी ताकि जो ट्राइबल लोग हैं फॉरेस्ट में रहते हैं उनका हक जताने के लिए टू द रिसोर्सेज ऑफ द फॉरेस्ट इस स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया गया, मो जंगल जामी, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द स्टेट एंड यूटी दैट हैज़ रिसेंटली लॉन्च। इंडिया का पहला मानस जो कि है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। ये एक चैटबॉट है मानस के नाम से जो लॉन्च किया गया था टू एनहेंस द मेंटल हेल्थ सपोर्ट फॉर द डिस्ट्रेस्ड पीपल। कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के जो डिस्ट्रेस्ड पीपल हैं, जिनको मेंटली वो स्टेबल नहीं है, मेंटली उनको स्ट्रेस है, राइट, उनको हेल्प करने के लिए ये चैटबॉट लॉन्च किया गया था ताकि इमीडिएटली जब भी कोई यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जिसको भी हेल्प चाहिए, वो कोई टेक्स्ट करता है तो फ़ोन पे तो यह कोई बिजी हो तो नहीं उठा पाए, लेकिन चैटबॉट ऐसा है कि इमीडिएट यहाँ पर रिप्लाई कर देगा, राइट। तो याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर यूटी में ये मानस चैटबॉट लॉन्च किया गया था टू एनहेंस द हेल्थ सपोर्ट फॉर डिस्ट्रेस्ड पीपल। नेक्स्ट, which two organizations signed a memorandum of understanding to improve medical waste management in Indonesia? हमने देखा कोविड-19 के टाइम पे मास्क, राइट, आपके ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर्स, राइट, अलग ये जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है ना कहीं इनका जो हम कहें तो इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, राइट। एंड इवन अगर हम देखें हर व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में अगर 2 से 3 मास्क तो मैं मिनिमम ले रहा हूँ, उन्होंने यूज़ किए होंगे ड्यूरिंग कोविड-19, बिकॉज 2 से 2.5 साल तक यहाँ पे लॉकडाउन रहा है, कभी कहाँ पर कभी कहीं पर, बट जो एडवाइजरी दी गई थी WHO के द्वारा कि मास्क पहन के रहना है, तो उस टाइम पे हमने देखा होगा जो मेडिकल वेस्ट है ना वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ होगा, करेक्ट। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे अभी किन 2 ऑर्गेनाइजेशन ने मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को टैकल करने के लिए एंड वहाँ पर उसको रिड्यूस करने के लिए इंडोनेशिया में स्पेसिफिकली ये MOU साइन किया। तो वो है इंडिया ई-गव फाउंडेशन एंड UNDP इंडोनेशिया। यहाँ पे अगर मैं बात करें कोविड से पहले 293 टन्स
ऑफ मेडिकल वेस्ट डेली जनरेट होता था, लेकिन अब कोविड के बाद 382 टन्स ऑफ मेडिकल वेस्ट डेली जनरेट होता है। तो इस प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए यहाँ पर ये MOU साइन किया गया इन दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फिर यहीं पे अंडर UNDP इंडोनेशिया थ्रू देयर प्रोग्राम मी स्माइल ये कोलैब कर रहे हैं ताकि अलग अलग रीजन्स में यहाँ पर हॉस्पिटल्स को एंड हेल्थ केयर को टारगेट करके ताकि वहाँ पर जो मेडिकल वेस्ट है उसको मैनेज करना स्टार्ट किया जा सके। हाउ मैनी PM मित्रा पार्क साइट्स हैव बीन अनाउंस्ड। सबसे पहले तो यही बता दो कि जो ये PM मित्रा है, ये PM मित्रा पार्क किस सेक्टर से रिलेट करते हैं, तो ये टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की यहाँ पे बात की गई थी थ्रू दिस PM मित्रा पार्क्स। और यही पूछा जाए कि किन 7 जगह पर ये, मैंने बता ही दिया आंसर। तो कितनी साइट्स पे अनाउंस किए गए हैं PM मित्रा पार्क? 7 साइट्स पे इनको अनाउंस किया गया है PM मित्रा पार्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर आपको मित्रा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। आई रिपीट, प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और ये कहाँ पे सेटअप की गई, कौन कौन सी 7 पार्क्स हैं? तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड यूपी। इन 7 जगह पे ये आपका PM मित्रा पार्क्स को सेटअप किया जाएगा। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और पर पार्क यहाँ पे 500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की अमाउंट लगाने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन पोस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन पोस्ट ने अभी किसके साथ एक MOU साइन किया ताकि MSMEs को बेनिफिट किया जा सके, एज वेल एज जो हमारा ई-कॉमर्स पेनिट्रेशन है, मतलब इवन इन दोज रिमोट एरियाज जहाँ तक अभी हमारा ई कॉमर्स मतलब जैसे आपका आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट घर ही डिलीवर किया जा सकता है। तो ऐसे अभी काफ़ी सारे ऐसे गांव हैं, रूरल एरियाज ऐसी जगह हैं जहाँ पर अभी हमारा मार्केट प्लेस नहीं पहुँचा है। तो वहाँ तक पेनिट्रेशन देने के लिए ई-कॉमर्स डिलीवरी का इन अक्रॉस इंडिया ये एक MOU साइन किया गया है ताकि MSMEs को बेनिफिट हो सके और से दूसरी तरफ वही ई-कॉमर्स डिलीवरी सर्विसेज को अक्रॉस इंडिया हम पहुंचा सकें, उसको बढ़ावा दे सकें। तो इसीलिए इंडियन पोस्ट ने अभी एक MOU साइन किया। इंडिया पोस्ट ने एक MOU साइन किया। 2 कंपनी रहेंगी, एक रहेगी शिपरॉकेट और दूसरी रहेगी पिकर। शिपरॉकेट की मैं बात करूं तो शिपरॉकेट आपकी ये एक शिपिंग कंपनी है जो कि लास्ट माइल डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इन दोनों के बीच में, इन तीनों कंपनी हो गई बेसिकली, तो इन तीनों के बीच में क्या हुआ, एक MOU साइन हुआ जहाँ पर बात की गई कि कैसे हम जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने डिलीवरीज को और बेटर कर सकते हैं, कैसे हम MSMEs के साथ टाई अप करके जो हमारी डिलीवरी सेक्टर है उसको बेटर कर सकते हैं। तो इसी चीज़ के लिए यहाँ पे इंडिया पोस्ट ने एक MOU साइन किया शिपरॉकेट एंड पिकर के साथ। नेक्स्ट आ जाता है विच इज़ द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO। SCO क्या होता है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी ये मीटिंग ऑफ हेड्स ऑफ SCO टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में आपकी ये अभी मीटिंग हुई थी SCO की, द मिनिस्टर्स ऑफ हेड्स ऑफ SCO टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेटर्स की। और इसी के दौरान डिस्कस किया गया कि काशी को हम पहला टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO डिक्लेयर करेंगे। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे, अगर वाराणसी आपको याद हो, वाराणसी से डिब्रूगढ़ जो कि असम में है, यहाँ तक आपका पहला वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रूज शिप चलेगा जो कि इंडिया में वाराणसी से असम तक चलेगा और वाराणसी UP से इसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा। ठीक, इसी के साथ साथ याद रखेंगे, इससे क्या होगा, हम जाते हैं काशी जो है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है फॉर द स्पिरिचुअलिज्म, मिस्टिज्म। ठीक है, और ये बर्थ प्लेस है इंडियन सिविलाइजेशन की, तो इसी को प्रमोट करके टूरिज्म को अट्रैक्ट करने की यहाँ पे बात की गई। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे द एक्शन प्लान फॉर द ईयर ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट इन द SCO स्पेस इन 2023 ये भी अडॉप्ट किया गया था। और जो नेक्स्ट SCO हेड्स ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन की जो मीटिंग होगी वो कहाँ पर होगी? 2024 में होगी और वो कजाकिस्तान में होगी। नेक्स्ट है विच इंडियन सिटीज वर लिस्टेड अमंग द टाइम्स टॉप 50 वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2023। तो टाइम्स के द्वारा अभी एक लिस्ट निकाली गई वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2023। इसमें टॉप 50 की जो लिस्ट थी ना, उसमें इंडिया की 2 जगह हैं। एक तो है मयूरभंज, ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है आपकी उड़ीसा में, काफ़ी फेमस रहेगी क्योंकि याद रखना यहाँ पर आपका
ब्लैक टाइगर स्पॉट किया जाता है, ठीक है, ब्लैक टाइगर को स्पॉट किया जाता है इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा में है। और यहाँ पर भी सिमलीपाल नेशनल पार्क में यह आपका ब्लैक टाइगर आपको ऑब्जर्व किया जाता है। फिर दूसरा आ जाता है लद्दाख, जो ये कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख। इन दोनों जगहों को याद रखेंगे, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एंड लद्दाख। दीज आर द टू सिटीज ऑफ इंडिया जो कि लिस्ट की गई हैं टाइम्स टॉप 50 की वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2023 में। फिर सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये आपका उड़ीसा में है। यहीं पर आप देखेंगे ये होम है मोर देन 50 मैमल्स का, जहाँ पर एशियन एलिफेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं। इवन अगर हम लद्दाख की बात कर रहे हैं तो याद रखेंगे लद्दाख में हानले विलेज में, लद्दाख के हानले विलेज में पहला डार्क स्काई रिजर्व सेटअप किया गया है। आई रिपीट, इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ सेटअप किया गया? हानले में, जो कि कहाँ पर लगेगा? लद्दाख में, ठीक है। और मयूरभंज एंड लद्दाख ये आपकी दो सिटीज हैं जो कि टाइम्स की टॉप 50 वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2023 में लिस्ट की गई। नेक्स्ट, बीपीसीएल हैज अपॉइंटेड whom एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो बीपीसीएल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं जरा बताइए? तो वो रहेंगे जी कृष्ण कुमार, ठीक है, जी कृष्ण कुमार, इनको चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है बीपीसीएल का। काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे डायरेक्ट। फिर यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि करंटली ये क्या है? करंटली ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। ये सक्सीड करेंगे अरुण कुमार सिंह को, ये सक्सीड करेंगे अरुण कुमार सिंह को, जिनका अभी रिटायरमेंट हो गया था अक्टूबर 2022 में, ठीक है। और जी कृष्ण कुमार की मैं बात करूं तो जी कृष्ण कुमार ये अपनी पोजीशन ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होल्ड करेंगे टिल अप्रैल 2025 तक, ठीक। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं राम सहाया प्रसाद यादव। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनको वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है ऑफ नेपाल, ऑलराइट। और ये थर्ड वाइस प्रेसिडेंट बने हैं ऑफ नेपाल, राम सहाया प्रसाद यादव, एंड ये जनता समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इससे पहले ये मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट भी रह चुके हैं नेपाल में। नेक्स्ट आ जाता है दीपक बागला। दीपक बागला इन्होंने रिजाइन कर दिया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। आई रिपीट, दीपक बागला इन्होंने रिजाइन कर दिया है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इट इज़ द नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी जो कि प्रमोटेड की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मड इन 2009, ठीक है। और इंडिया की 51 शेयर होल्डिंग इज करंटली विद 17 विद फिक्की, ठीक। फिर सीसीआई के पास, नास्कॉम के पास, इन सब के पास। तो कमिंग बैक वापस आते हैं, अगर हम बात करें तो दीपक बागला इन्होंने रिजाइन कर दिया है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एमडी एंड सीईओ ऑफ इन्वेस्ट इंडिया। नेक्स्ट, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस। इंडिया का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक जिन्होंने 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विस अभी लॉन्च करी वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये इंडिया का लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है, करेक्ट। और इन्होंने 24/7 मतलब साल के हर दिन 365 दिन यहाँ पर वीडियो फैसिलिटी लॉन्च करी, ताकि जो उनके कार्ड होल्डर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनको यहाँ बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके, राइट। यहाँ पर आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा बैंकिंग मैनेजर के साथ, तो उससे क्या होगा, आपको ज़्यादा अच्छी सर्विस मिलेगी, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, एंड आप अलग अलग सर्विसेज जैसे फिक्स डिपॉजिट, RFD, देन पेमेंट जैसे RTGS से पेमेंट करना आपका, फिर आपका NEFT से पेमेंट करना, तो ये सारे बैंक ट्रांसफर्स हो गए, ये सारे आप ऑनलाइन कैरी कर सकते हैं। तो पहली वीडियो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड कराई गई किसके द्वारा? स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, करेक्ट। फिर अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की मैं बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यहाँ कौन रहेंगे? संजय अग्रवाल। हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में। 1996 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। मूविंग ऑन, विच पेमेंट बैंक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड। इंडिया का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड, ये आपका रिसाइकल्ड PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड से इसको बनाया गया है, राइट। और ये इंडिया का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड रहेगा जो कि रिसाइकल्ड है, PVC से बना हुआ, करेक्ट। फिर अगर इसी की बात करें तो यहाँ पे एक डाटा भी रिलीज किया गया कि अगर हम ऐसे 50,000 कार्ड्स को इशू करते हैं
तो उनसे जो कार्बन रिलीज होना बचा है एटमॉस्फेयर में वो है 350 kg ऑफ कार्बन। ऐसा है जो कि आपका रिलीज हो जाता अगर हम नॉर्मल कार्ड्स को डेवलप करते हैं। करेक्ट। तो ये कौन सा बना है, वो है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा इंडिया का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड को लॉन्च किया गया। अगर मैं इनकी बात करूं, यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, अनुब्राता बिश्वास, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, एंड 2017 में इसको इस्टेब्लिश करा गया। आ जाता है फिर आपका नेशनल जेवलिन डे 7 अगस्त को। इम्पॉर्टेंट है ये भी। नेशनल जेवलिन डे क्यों ऑब्जर्व करा जाता है, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। एंड 7 अगस्त 2022 को बोला गया था कि ये इनॉग्रल एडिशन होगा ऑफ आपका नेशनल जेवलिन डे, मतलब फर्स्ट एडिशन भी हम कह सकते हैं इसको, राइट। और इस बार 2023 में इसका हमने सेकंड एडिशन ऑब्जर्व करा है, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत लिया था 2020 के टोक्यो ओलंपिक गेम्स में। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। तो दोस्तों ये हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। काफ़ी बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए, राइट। तो ये थे जुलाई मंथ के, करेक्ट, सारे करंट अफेयर्स थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपका क्या व्यूज़ है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ ऑन डेली बेसिस। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.